तो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? सब कुछ बढ़िया? ऑल गुड, एवरीथिंग इज फाइन। सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर टॉपिक तो दिख ही रहा है। कौन सा टॉपिक है? 10 सीबीएसई का लेसन नंबर 1, चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दैट? सबसे पहले कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, देन केमिकल रिएक्शन क्या होती है, and then we are going to learn different types of chemical reactions, how to write chemical equations, which are the things, which are the components are there in that chemical equation। वहां पर ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स है जो हम केमिकल इक्वेशन में मेंशन करते हैं, और रिक्वायरमेंट ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या है। तो ये सब बातें हम पढ़ेंगे। वी विल टेक सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस also we will take some questions from your textbook। ठीक है? इवन कुछ एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस करेंगे। ओके। तो सबसे पहले माइंड को फ्रेश रखो। दिमाग में अगर कुछ अलग चल रहा है तो वो बाहर निकालो। अच्छी अच्छी बातें दिमाग में रखो और स्माइल। ठीक है? अब देखो, जब भी हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन, तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन? पहले तो रिएक्शन मतलब कोई एक प्रोसेस है। ओके। और केमिकल कब कहेंगे? तो ऐसा कभी चेंज हो जाए जहां पर नया सब्सटेंस बन जाए, और नया सब्सटेंस बन रहा है, तो वहां पर हम क्या कहेंगे? वो एक केमिकल चेंज है। ठीक है? जैसे हमने चेंजेस में पढ़ा था कि चेंज मतलब क्या, इनिशियल कंडीशन एंड फाइनल कंडीशन, उसमें कुछ तो बदलाव आना, राइट? ओके, डिफरेंस होना, तो इसे चेंज कहते हैं। तो फिजिकल चेंजेस हमने पढ़ा था, केमिकल चेंजेस हमने पढ़ा था। इसमें केमिकल चेंजेस के ऊपर फोकस रखो अभी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है केमिकल चेंज? जैसे हम लेट्स से एक एग्जांपल लेते, विल टेक द एग्जांपल ऑफ रीपनिंग ऑफ मैंगो। ओके। तो पहले लेट्स से अभी मार्च और लाइक फेब में अगर हमने कच्चा आम देखा आम के पेड़ के ऊपर, तो हमें वो हरा भरा, मतलब ग्रीन कलर का दिखेगा। फिर बाद में जब वो पक जाएगा, ओके, लाइक समथिंग अबाउट मई मंथ में और अप्रैल मंथ में, तो तब हम ये देख पाएंगे कि जो आम ग्रीन कलर का था तो वो यहाँ पर येलोइश कलर का बन गया, और उसका टेस्ट भी बदल गया। वो पका हुआ आम जो भी है वो आपको स्वीट लगेगा, और कच्चा आम आपको कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा, राइट? ठीक है। तो अब बात यह है बच्चों कि यहाँ पर जो आम था उसमें कुछ प्रोसेस होने के बाद उसमें चेंज आया, राइट? तो इसी को तो हम कहते हैं केमिकल चेंज, जहां पर एक नया सब्सटेंस बना। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ, चलो हम बिरयानी बनाते हैं। बिरयानी के पहले बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है, चावल है, ये सब है। तो उनका कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके प्रॉपर्टीज कुछ अलग है, कलर अलग है, टेस्ट अलग होगा, टेक्सचर अलग होगा। फिर बिरयानी बनने के बाद बहुत लजीज लगेगी। बिरयानी तो हमें बहुत पसंद है, बहुत, मतलब मजे से हम वो बिरयानी खा सकेंगे, क्योंकि उतनी टेस्टी तो लगती है। तो इसका टेस्ट अलग हो गया, उसका टेक्सचर अलग हो गया, वो सॉफ्ट बनेगी, ऐसा कुछ कुछ। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर बदलेगी। इसका मतलब यहाँ पर एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है जिसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले सब्सटेंस से कुछ अलग है। तो ये जो भी चेंज है, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज। ऑलराइट, समझ में आया? तो हमारे आजू बाजू सराउंडिंग टू अस बहुत सारे एग्जाम्पल है, वी हैव लॉट ऑफ एग्जाम्पल, लाइक लॉट मेनी एग्जाम्पल्स। जैसे आपका दूध का दही बनना, ये भी तो एक केमिकल चेंज है, राइट? जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तो यहाँ पर भी एक गैस अंदर जा रहा है, दूसरा गैस बाहर आ रहा है, तो कुछ बदल के आ रहा है। ये भी एक केमिकल चेंज है। सो दैट इज व्हाट केमिकल चेंज। अब इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन, जहां पर नया केमिकल बनता है। तो अगर हमें लिखना ही है भैया कि क्या है केमिकल रिएक्शन, तो चलो तो लिखेंगे हम। ओके, तो आप भी मेरे साथ लिखे, बहुत अच्छा होगा। ओके, नोट्स बनाए तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर थोड़ा, ये क्यों नहीं हो रहा है? हम्म, आ गया, आ गया, आ गया, दिल को चुराने आ गया। चलो तो लिखेंगे केमिकल रिएक्शन। ओके, तो आप भी मेरे साथ लिखो तो अच्छा रहेगा। ठीक है? जितना भी नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
चलो, केमिकल रिएक्शन। तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन, जिससे हमने डिस्कस किया, ये केमिकल चेंज है। ओके, वी कैन राइट केमिकल चेंज। केमिकल चेंज इन विच मैटर, कोई भी सब्सटेंस भी बोल सकते हो आप, मैटर कन्वर्ट्स, मैटर वी कैन से ट्रांसफॉर्म्स और कन्वर्ट्स, ये सिंपल वर्ड है, कन्वर्ट्स इनटू वन और मोर न्यू सब्सटेंस। यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्म भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ऐसा है केमिकल चेंज है जहां पर कोई भी सब्सटेंस एक और दो ज्यादा नए सब्सटेंस में बदल जाता है। ओके, तो उसे ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो चेंजेस हम वन बाय वन देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या हो सकता है, इन a chemical reaction there will be the change of taste। यहाँ पर उस सब्सटेंस की टेस्ट चेंज हो सकती है। ओके, देन देयर विल बी द चेंज इन कलर, वहां पर कलर चेंज हो सकता है। देन देयर विल बी द चेंज इन टेक्सचर। देखो, टेस्ट में हम आम का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जो मैंगो है, इनिशियली इट वाज लाइक लेट्स से क्या बोल सकते हैं, पहले खट्टा था, फिर बाद में वो स्वीट हो गया। देन चेंज इन कलर, तो पहले ग्रीन था, बाद में वो येलोइश हो गया। चेंज इन टेक्सचर, पहले वो थोड़ा सा हार्ड था, बाद में वो सॉफ्ट बन गया, स्क्वीजी बन गया, राइट। ओके, इवन देयर विल बी द चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो, कि कोई कोई रिएक्शन में एनर्जी भी लाइक रिलीज आउट होती है, तो देयर विल बी द चेंज इन एनर्जी ऑल्सो। तो एनर्जी में भी, और सॉरी, चेंज इन टेम्परेचर, यू कैन चेंज इन टेम्परेचर, तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ओके, एनर्जी जैसे रिलीज आउट होगी तो। और क्या क्या हो सकता है, वहां पर कोई गैसेस बाहर निकल सकते हैं, कोई नया सब्सटेंस बाहर निकल सकता है, नया सब्सटेंस बन सकता है। सो वी कैन से यहाँ पर हो सकता है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, और वी कैन से रिलीज ऑफ न्यू सब्सटेंस, ऐसे आप कह सकते हो। तो ये सब केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। और उसके कुछ पैरामीटर्स, समझ में आया। टेस्ट में चेंज आएगा, कलर में चेंज आएगा, टेक्सचर में चेंज आ सकता है, टेम्परेचर बढ़ सकता है, गैसेस कुछ रिलीज आउट हो सकते हैं। तो ये सब केमिकल रिएक्शन में होता है, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम, अब कुछ आपके बुक में एग्जाम्पल्स है, एक्टिविटीज है, सो वी विल टेक दोज एक्टिविटीज। ओके, तो यहाँ पर काम करते हैं, इसको उठा के थोड़ा यहाँ रखते हैं, इसको थोड़ा करते हैं बड़ा। चलो, अब ये एक्टिविटी क्या है पहले समझते हैं। ओके, इसमें इसमें हमें क्या करना है, एक मैग्नीशियम रिबन लेनी है। दिस इज व्हाट योर मैग्नीशियम रिबन। ओके, तो ये जो भी है, ये यहाँ पर ऑलरेडी हमने लिखा, ये है मैग्नीशियम रिबन। ओके, अब ये मैग्नीशियम रिबन है, तो इसको हमें जलाना है विद द हेल्प ऑफ, लाइक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये इसे अच्छे से पहले टोंग में पकड़ लो। ओके, उस पकड़ में अच्छे से पकड़ लो, फिर बाद में उसे हमें बर्नर की हेल्प से जलाना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर हमें जलाना है, वहां पर ऑक्सीजन होना चाहिए, तभी तो ये जल पाएगा। तो इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, यू विल सी दैट ये जो भी मैग्नीशियम रिबन है, तो ऑब्वियसली वो जल जाएगी, और जलने के बाद उसकी व्हाइट कलर की यहाँ पर पाउडर बनेगी। तो शायद ये आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो ये, तो ऐसे पाउडर यहाँ पर, मतलब ये ऐश बनेगी उसकी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द ऐश ऑफ, लेट्स से ये है ऐश ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और जिसे हम पाउडर भी बोल सकते थे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की ये पाउडर यहाँ पर आपको बनती दिखेगी, ठीक है। इसका मतलब पहले मैग्नीशियम रिबन थी, फिर बाद में उसकी ऐश बनी, तो ये तो एक केमिकल चेंज हो ही रहा है। और इसमें अब क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे आप। ओके, तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो।
जब भी ये जलती है ना मैग्नीशियम रिबन, तो यहाँ पर एक डेजलिंग वाइट, डेजलिंग मतलब बहुत ब्राइट ऐसी वाइट फ्लेम बनती है। ओके, सो ये डेजलिंग वाइट फ्लेम बनती है। सो आई कैन राइट हियर, यू कैन सी डेजलिंग वाइट फ्लेम। जब भी मैग्नीशियम रिबन को हम जलाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहां पर डेजलिंग व्हाइट फ्लेम बनेगी। ओके, और यहाँ पर ऑक्सीजन और मैग्नीशियम की रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम की रिएक्शन होगी, और उससे एक नया सब्सटेंस बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। उससे बनेगा एक नया सब्सटेंस, क्या नाम है उसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो भी रिएक्शन है, और ये जो भी मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा वो व्हाइट कलर की पाउडर होगी। ये कौन सी व्हाइट पाउडर होगी? इनिशियली मैग्नीशियम रिबन का जो भी कलर होता है वो सिल्वरी व्हाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, देखो, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा आपका? हम्म, तो पहली बात, इनिशियली मैग्नीशियम कलर ऑफ मैग्नीशियम रिबन was silvery white. ओके, देन और क्या ऑब्जर्व किया? एट द टाइम ऑफ बर्निंग क्या आपको दिखा? डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। यहाँ पर डेजलिंग व्हाइट फ्लेम इज फॉर्म, तो ये बन गई। ठीक है, थर्ड आपने क्या ऑब्जर्व किया? ओके, आफ्टर द रिएक्शन, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, और वी कैन से कि उस रिएक्शन के दौरान, ओके, व्हाइट पाउडर्ड एश ऑफ, किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड आफ्टर बर्निंग। ओके, तो जब भी ये मैग्नीशियम रिबन जल जाएगी, तो वो एक ऐश बन जाएगी, किसकी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। वहां पर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये सब ऑब्जर्वेशन आप एग्जाम में लिख सकते हो। ये क्या, यहाँ पर रुको थोड़ा सा। ठीक है, तो दैट्स व्हाट ऑब्जर्वेशंस यू कैन राइट इन योर एग्जाम। ओके, फॉर दिस एक्टिविटी, तो बहुत सिंपल वाली एक्टिविटी है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। यहाँ पर एक मैग्नीशियम रिबन है, okay, which needs to be burned, like in that, like in the presence of oxygen। then वहां पर ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का रिएक्शन होके you will get the powder ash of magnesium oxide, and during that you will find the dazzling white flame। okay, it's what so bright कि आपके मतलब क्या होता है कि विजन में भी प्रॉब्लम आ सकता है, आपको अच्छे से देखेगी भी नहीं, तो इतना ब्राइट है। ठीक है, तो इतना चमकीला वो व्हाइट फ्लेम बनेगा वहां पर। ठीक है, सो दैट्स व्हाट द ऑब्जर्वेशन यू कैन राइट। ऑलराइट, चलो, नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट एक्टिविटी। चलो, अब यहाँ पर नेक्स्ट एक्टिविटी देखो क्या है। टेक अ लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? चलो, क्या करना है हमें? हमें यहाँ पर पहले एक लेट्स के एक बीकर लेना है। ऐसा एक लेट से बीकर लिया हमने। चलो, ठीक है, अब इस बीकर में व्हाट वी नीड टू टेक, वी नीड टू टेक अ लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो इसमें हमने लिया, ये लिया लीड नाइट्रेट। Okay, initially we have taken lead nitrate. Lead nitrate. Now what we need to do? We need to add potassium iodide in that. So हमने एक और
लेट्स से यहाँ पर एक दूसरा वाला सॉल्यूशन ऐड किया। सो देखो लीड नाइट्रेट का भी सॉल्यूशन है, सो आई कैन राइट solution of lead nitrate, and then we have added solution of potassium iodide. Okay, now what will happen? So, like, you will observe that when the solution of potassium iodide and the solution of lead nitrate getting mixed with each other, तो वहां पर रिएक्शन होगी, ऑब्वियसली कुछ नया केमिकल बनेगा। और वो नया केमिकल होता है यहाँ पर प्रेसिपिटेट येलो कलर्ड फॉगी और फोम सब्सटेंस, जिसे हम कहते कहते हैं प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड। यहाँ पर प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड बनता है। ओके, तो एक येलो कलर फॉगी सब्सटेंस आपको मिलेगा विच इज लाइक इनसोल्यूबल है, उस सॉल्यूशन में वो सोल्यूबल नहीं होता, डिसॉल्व नहीं होता, तो ऐसा एक यहाँ पर आपको प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा। सो दैट यू विल ऑब्जर्व। ओके, चलो प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है, चलो प्रेसिपिटेट की यहाँ पर डेफिनेशन हम लिखते हैं। प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है विच रिमेन अनडिजॉल्व इन दैट सॉल्यूशन, मतलब वो इनसोल्यूबल होता है, एक नया सब्सटेंस। वो कब बनता है? वेन एवर टू सॉल्यूशंस ऑफ, मतलब किसी भी केमिकल के दो सॉल्यूशन है, वो दो सॉल्यूशन आप मिक्स करोगे, ओके, रिएक्ट करोगे, तो उनके रिएक्शन के बाद वहां पर आपको एक ऐसा सब्सटेंस मिल जाएगा, वो इनसोल्यूबल है, वो सेटल डाउन होता है उस सॉल्यूशन में, बट वो वहां पर डिसॉल्व नहीं होता। उस नए वाले सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। चलो कैसे डिफाइन करेंगे इसे? अ न्यू सब्सटेंस रुको, थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभी, चल नहीं रहा। चलो तब तक हम रिवाइज करते हैं। हो गया। अ न्यू, अ न्यू insoluble, you can say insoluble substance formed after completion of reaction between reaction between two सॉल्यूशंस। तो इतना काफी है आपको लिखने के लिए। तो दो सॉल्यूशंस है, उनका रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर एक नया इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन रहा है, उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। ओके, तो यहाँ पर एक येलो कलर का आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा लीड आयोडाइड का। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन क्या होगी? ऊपर वाली रिएक्शन भी एक काम करते हैं, हम यहाँ पर लिख ही देती है। ऊपर वाली रिएक्शन क्या होगी? यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दैट विल गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। चलो, तो ये आपके ऊपर की जो भी एक्टिविटी थी उसकी रिएक्शन है। अब पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट की जो भी रिएक्शन है, तो वो क्या बनेगी? एक अच्छा कंप्यूटर चाहिए, ये बहुत ही लैग कर रहा है। ओके, ये वाली रिएक्शन देखो क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए पोटेशियम कौन कौन सा पहले था, सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट, तो लीड नाइट्रेट, फिर उसमें हमने ऐड किया पोटेशियम आयोडाइड। अभी मैं यहाँ पर कोई सिंबल, कोई इक्वेशन ऐसे नहीं बना रहा, सिंपल यहाँ पर एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, बाद में हम देखेंगे कि इसका इक्वेशन कैसे लिखा जाए। ओके, अभी इतना ही समझ लो, ये एक्टिविटी हम कंप्लीट करेंगे। इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा? पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, और इसमें हमें मिलेगा, ये थोड़ा गर्म भी हो जाएगा, मतलब अगर आपने उस फ्लास्क को थोड़ा सा हाथ लगाया ना, बीकर को, तो वो थोड़ा सा आपको गर्म भी दिखेगा, मतलब हीट भी थोड़ी सी बाहर निकलती है। तो लीड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से आपको मिलेगा लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो ये वाला एक्टिविटी है वो भी सिंपल है,
यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन क्या लिखना है? द प्रेसिपिटेट ऑफ व्हेन पोटेशियम आयोडाइड इज मिक्स्ड विद लीड नाइट्रेट, सो देन द प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड इज फॉर्म विच इज अनडिजॉल्व्ड इन दैट सॉल्यूशन। तो वहां पर एक येलो कलर का, जिसका कलर भी चेंज आपको लिखना होगा, ठीक है? सो दैट्स हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी, यू कैन राइट दिस एक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट, दैट द एक्टिविटी नंबर 3। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, लेट्स सी। यहाँ पर एक कोनिकल फ्लास्क है, उसमें पहले यू विल फाइंड जिंक ग्रैन्यूल्स। तो यहाँ पर जिंक ग्रैन्यूल्स है, जिंक है, उसमें हमने ऐड किया फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। तो जिंक ग्रैन्यूल्स है, उसमें हमने ऐड किया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देन व्हाट यू विल सी, तो उसका उसके बाद आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा? तो ऑब्वियसली देखो, जब भी वो जिंक ग्रैन्यूल्स के ऊपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे, तो वहां बनते दिखेंगे, जिंक ग्रैन्यूल्स के ऊपर कुछ बबल्स बनते दिखेंगे। और वो थोड़ा सा फ्लास्क है ना, वो भी आपका यहाँ पर थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। ओके, फ्लास्क भी आपका क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तो मतलब ये एक थोड़ी सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस जिंक ग्रैन्यूल्स के ऊपर आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, तो यहाँ पर गैसेस आपको बाहर निकलते दिखेंगे। तो वो कौन सा वाला गैस है? एक्चुअली यहाँ पर दिया है ऑलरेडी, H2 गैस बाहर निकलेगा। ओके, तो ये जो भी रिएक्शन है, यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, मतलब कोई तो नया सब्सटेंस रिलीज हो रहा है इस रिएक्शन में। ओके, तो एक काम करते हैं, ये वाली रिएक्शन का जो भी पहले रिएक्शन समझते हैं। तो इसमें देखो क्या थी पहले, हाँ, जिंक, उसके ऊपर हमने ऐड क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, देन उसके बाद क्या बना यहाँ पर, जिंक सल्फेट, ये बन जाएगा जिंक सल्फेट, ये एक सॉल्यूशन बनेगा यहाँ पर। एंड जो भी जिंक ग्रैन्यूल्स है, उसके अगल बगल आपको बबल्स दिखेंगे। यू विल ऑब्जर्व द बबल्स आर कमिंग आउट, ये छोटे 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 इत्तू से दिख रहे हैं, तो वो बबल्स है। ओके, दीज आर द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन गैस बाहर निकलते दिखेगा। एंड इवन ये फ्लास्क जो भी है ना, वो थोड़ा सा गर्म भी हो जाएगा, ठीक है? तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पर हीट भी बाहर निकलेगी, हीट। ऑलराइट, ठीक है, समझ में आया? तो ये एक रिएक्शन है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन देखो, लिखो क्या ऑब्जर्वेशन में, चलो लिख ही देता हूँ। ऑब्जर्वेशंस, बट मैंने तो बता तो दी है ऑलरेडी, फिर भी लिखता हूँ। ओके, द बबल्स आर फॉर्म्ड सराउंडेड सराउंडेड टू जिंक granules. Okay, then heat released out after reaction, रिएक्शन। ओके, तो रिएक्शन के मतलब होने के बाद वहां पर हीट भी बाहर निकलेगी, और उसी उसी के वजह से जो भी कॉनिकल फ्लास्क है वो आपका थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, ठीक है? एंड जो भी बबल्स है वो एक्चुअली किसके है, हाइड्रोजन के। सो यू विल फाइंड इवोल्यूशन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ऑलराइट। तो ऐसे ये आपकी एक्टिविटी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो जो भी दो क्वेश्चंस पूछे, तो यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक? यस, ऑब्वियसली द सराउंडेड टू द जिंक ग्रैन्यूल्स यू विल फाइंड द बबल्स। टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर? यस, ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और वो आपको वहां पर थोड़ी सी गर्म दिखेगी, तो हीट वहां पर रिलीज आउट होगी। सो दैट्स हाउ यू कैन राइट द ऑब्जर्वेशंस फॉर दिस एक्टिविटी। ठीक है, तो ये सब है, तो एक बार थोड़ा सा पॉज करके अच्छे से समझ लो और लिख लो, देन वी विल सी व्हाट इज मीन बाय केमिकल इक्वेशन। अभी तक हमने केमिकल रिएक्शन तो पढ़ा, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, वहां पर क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये तो हमने रिवाइज किया। कुछ एक्टिविटीज भी हमने देख ली। ओके, तो अब बट अभी तक हमने कोई इक्वेशन नहीं लिखा है अच्छे से। वर्ड इक्वेशन तो मैंने वहां पर लिखा है, बट उसे अच्छे से कैसे लिखा जाए, तो ये सब अब हमें पढ़ना है। ठीक है, ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द केमिकल equations. Earlier what we have studied,
एक्टिविटीज, राइट। ठीक है, तो चलो केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, वी विल लर्न अबाउट द केमिकल इक्वेशंस नाउ। ओके, now just take an example of that activity of magnesium ribbon. Okay, so what we have done, हमने क्या किया था, we have burned the magnesium ribbon like in the presence of oxygen, right? So oxygen के साथ अगर magnesium ribbon को हमने burn किया, so it will be converted into the मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। तो वहां पर आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड की वाइट पाउडर मिल जाती है। तो ये एक इक्वेशन, सॉरी ये एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, राइट। इट्स व्हाट अ केमिकल चेंज। नाउ हाउ यू कैन रिप्रेजेंट दैट ओवर द पेपर, हम उस केमिकल रिएक्शन को पेपर के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करें, राइट। सो अगर हमने इसे स्टेटमेंट में लिखा, इफ यू हैव रिटन दैट इन स्टेटमेंट, सो व्हाट कैन बी द स्टेटमेंट फॉर दैट केमिकल इक्वेशन। ठीक है, चलो, सो लेट मी राइट द स्टेटमेंट ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। चलो, अब स्टेटमेंट क्या था, हमने उसी केमिकल रिएक्शन को अगर पेपर के ऊपर लिखना है हमें, सो इट विल बी लाइक मैग्नीशियम रिबन, okay, a magnesium ribbon is burned in the presence oxygen, the powder of magnesium oxide is formed। ओके, सो इफ यू हैव रिटन दैट स्टेटमेंट, अगर हमने उसी रिएक्शन को एक स्टेटमेंट में लिख दिया, सो यू विल गेट दैट स्टेटमेंट। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, देखो ये स्टेटमेंट लेंदी है, ओके। अगर कोई केमिस्ट्री नहीं जानता, अगर किसी को केमिस्ट्री पता नहीं है, तो उसको ये वाली बात समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, राइट। सो ही विल बी कंफ्यूज और समथिंग, कुछ तो होगा, बट ये बात उसे अच्छे से समझ में नहीं आएगी। बट इफ सपोज वी हैव रिप्रेजेंटेड दैट इन इक्वेशन मैनर, अगर हमने इसका इक्वेशन बनाया, पहले वाला सब्सटेंस एक साइड पर लिखा, बाद वाला सब्सटेंस एक साइड पर लिखा, देन इवन जिसको केमिस्ट्री पता भी नहीं है उसे भी ये इक्वेशन इजीली समझ में आएगा, राइट। सो लेट अस राइट लाइक वाइज, मतलब हम इक्वेशन में अगर इसे लिखना चाहोगे, मतलब आप अगर इक्वेशन में लिखना चाहोगे तो इसे कैसे लिखेंगे, तो सिंपल है, पहले क्या सब्सटेंस था हमारा, वी हैव द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ओके। सो इट कैन बी रिटन एज, अब इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एंड from that reaction you will get the magnesium oxide, right। चलो, तो देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इन दोनों का रिएक्शन होके वहां पर आपको एक नया वाला सब्सटेंस बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ दैट इज नोन एज इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर दो साइड से, देखो मैथ्स में इक्वेशन होता है, लाइक एलएचएस होता है, आरएचएस होता है, सो लाइकवाइज यहाँ पर भी दो साइड से, ओके। एरो के पहले एक साइड है, दैट इज व्हाट एलएचएस, एरो के बाद एक साइड है, वो है आरएचएस, ठीक है। तो इस रिप्रेजेंटेशन को, ये जो भी वर्ड में हमने इक्वेशन लिखा है, इसे कहते हैं वर्ड इक्वेशन, इट्स नोन एज वर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब वी कैन राइट दैट इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ इट्स फॉर्मूला आल्सो, मतलब हम यहाँ पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, इसी वर्ड इक्वेशन को, इसी केमिकल्स को हम कुछ उसके सिंबल्स यूज करके भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम का जो भी सिंबल है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल है, लेट्स से एयर में ऑक्सीजन का मोलेक्यूल होगा O2, ओके। तो ऐसे, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला जो भी है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, राइट। सो उस तरीके से भी हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो मैग्नीशियम विल बी रिटन एज Mg प्लस ऑक्सीजन का मोलेक्यूल O2 एंड दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसका फॉर्मूला होता है MgO, राइट। ठीक है, तो ऐसे हम एक स्केलेटल, इसे हम स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो ऐसे एक हम, एरो नहीं करता, ये वाला एक हमारा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। ऑल राइट, तो बात आपकी आपको समझ में आ गई कि when we are representing that chemical reaction we are representing that in a equation form, हम LHS और RHS साइड में लिखेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। अब इस इक्वेशन में भी आपको ना, मतलब दो साइड्स दिख रही है, एक लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखा होता है, जो भी केमिकल्स होते हैं, उसे कहते हैं रिएक्टेंट्स।
So these chemicals are called as reactants. Reactants क्या होता है? These are the substance which actually takes part in the chemical reaction. ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो उस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। ओके, वो उस केमिकल मतलब दैट सब्सटेंस अंडरगोज इन केमिकल रिएक्शन, उनके ऊपर केमिकल रिएक्शन होती है, उनके ऊपर कुछ प्रोसेस होता है, फिर बाद में एक नया वाला जो जो सब्सटेंस बनता है उससे हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक ठीक है, एंड दैट सब्सटेंस इज रिटर्न ऑन राइट हैंड साइड, वो हम राइट हैंड साइड एरो के सामने लिखते हैं। ठीक है, सो दैट Mg प्लस ऑक्सीजन वॉट एवर रिटर्न ओवर हियर, सो दैट इज व्हाट रिएक्टेंट। ये जो भी हमें दिख रहा है यहाँ पर ये है रिएक्टेंट। ओके, एंड ये जो भी नया वाला सब्सटेंस बना है यहाँ पर, सो दैट्स व्हाट अ प्रोडक्ट। ओके, नाउ व्हाट इज द व्हाट वी कैन आई कैन से लाइक हाउ वी कैन डिफाइन दैट रिएक्टेंट, हाउ यू कैन डिफाइन द प्रोडक्ट। तो मैंने आपको यहाँ पर पहले ही बता दिया है लाइक व्हाट इज रिएक्टेंट, व्हाट इज प्रोडक्ट। द रिएक्टेंट दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच एक्चुअली टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, एंड प्रोडक्ट दैट्स व्हाट अ सब्सटेंस व्हिच एक्चुअली इट्स व्हाट अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तो उस रिएक्शन के कंप्लीशन के बाद हमें जो भी नया वाला सब्सटेंस मिलेगा उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई। एंड व्हाट इज रिएक्टेंट, जो सब्सटेंस पहले है और उसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है, वो रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, उसे हम कहेंगे रिएक्टेंट। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं आपको ना यहाँ पर उसकी डेफिनेशन भी लिख के देता हूँ। सो व्हाट इज दैट रिएक्टेंट, इट्स व्हाट अ substance substances which takes part in a chemical reaction। तो ये एक ऐसे सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। ठीक है, और विच अंडरगोज इन दैट केमिकल रिएक्शन, इनके ऊपर केमिकल रिएक्शन होती है। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट इज व्हाट अ सब्सटेंस, अ न्यू सब्सटेंस, आई कैन से अ न्यू सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर completion of completion of chemical रिएक्शन। ओके, तो जो नया वाला सब्सटेंस बनेगा यहाँ पर उस केमिकल, ये एक हो सकता है, ये बहुत ज्यादा दो सब्सटेंस हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी सब्सटेंस यहाँ पर बन सकते हैं, तो उन सबको हम प्रोडक्ट कहेंगे। प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन राइट हैंड साइड, वो एरो के सामने लिखेंगे, एंड रिएक्टेंट हम कहाँ पर लिखेंगे? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, सो अभी तक क्या करो, आई आई पॉज हियर, यू जस्ट नीड टू नोट इट डाउन। आप यहाँ पर अच्छे से लिखो, तब तक मैं यहाँ पर पॉज करके रखता हूँ। ठीक है, आप सब अच्छे से लाइक यू नीड टू नोट इट डाउन वेल इन योर नोटबुक। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? केमिकल इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और भी बहुत कंपोनेंट्स है केमिकल इक्वेशन के, लाइक बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन होता है। मतलब ये जो भी हमने इक्वेशन अभी लिखा है ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। बैलेंसिंग क्या होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे। पहले केमिकल इक्वेशन लिखते समय क्या क्या हमें यहाँ पर लिखना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट द रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हो गए तो हम प्लस साइन से ऐड करेंगे। सिमिलर वे, इफ सपोज वी नीड टू राइट मोर देन टू प्रोडक्ट और टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स, देन वी नीड टू ऐड देम विद द हेल्प ऑफ प्लस साइन। तो हमें प्लस साइन से वो ऐड करके जाना है, एंड दैट यू नीड टू राइट ऑन द राइट हैंड साइड। ये आपको राइट हैंड साइड को लिखना है। ठीक है, चलो अब केमिकल इक्वेशन में देखो, मैं सिंपल इसका जो भी एक स्ट्रक्चर है ये यहाँ पर लिख लेता हूँ। क्या क्या होता है यहाँ पर? रिएक्टेंट्स एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एंड देन एरो, एंड देन ऑन द राइट हैंड साइड यू विल फाइंड प्रोडक्ट। ओके, अब इसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे तो प्लस साइन से आपको ऐड करते जाना है। सिमिलर वे रिएक्टेंट में भी आपको प्लस साइन से ऐड करते जाना है। अब ये एरो का मीनिंग क्या होता है? एरो लाइक शोज यू द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन कहाँ से कहाँ चली है ये आपको एरो बताएगा। ओके, मतलब रिएक्शन रिएक्टेंट में रिएक्शन हो रहा है एंड देन द प्रोडक्ट इज फॉर्म, तो ये आपको कौन बताएगा? एरो बताएगा। एरो अगर उल्टा है तो इसका मतलब उल्टी रिएक्शन है, सिंपल। ठीक है, बट केमिकल रिएक्शन ज्यादातर इरिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल होती नहीं है, कुछ कुछ में है, बट ये आप बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन? बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहा जाता है? लेट्स से कि हमने एक इक्वेशन लिखा था यहाँ पर, क्या था इक्वेशन हमारा? Mg प्लस O2, इट गिव्स यू MgO, दैट इज व्हाट? मैग्नीशियम ऑक्साइड।
अब यहाँ पर अगर आपने देखा, सो यू हैव लर्न द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने पहले 9th सीबीएसई में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? अब आपने बेसिक मेजरमेंट ऑफ मैटर में बहुत सारे लॉस पढ़े केमिस्ट्री के, तो वहां पर एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, मतलब मास कंजर्व करके यहाँ पर होता है। मास कभी भी चेंज नहीं होता बिफोर द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन होने के पहले जब रिएक्टेंट थे उन दोनों का कितने भी हो, उनका टोटल जो भी मास है दैट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट में जो भी नया सब्सटेंस बना है उसका जो भी मास है, सो वो सेम होगा रिएक्टेंट में जितने सब्सटेंस है उसके मास से। ठीक है, तो समझ में आया कि आपका जो भी मास है वो कंजर्व करके वहां पर रहता है, मतलब कंजर्व होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। जितना मास है इनिशियली उतना ही मास बाद में रहेगा। इसका मतलब रिएक्टेंट में जितने एटम्स होंगे उस इलेमेंट के उतने ही एटम्स होने चाहिए प्रोडक्ट में। क्लियर? जितने भी एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आपने देखा, सो वी हैव टू एलिमेंट्स, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। रिएक्टेंट में मैग्नीशियम है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। और सिमिलर वे आपके प्रोडक्ट में भी आपको मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन दिख रहा है, बट एटम्स में थोड़ा सा आपको यहाँ पर सिमिलैरिटी नहीं दिख रही, क्योंकि रिएक्टेंट में मैग्नीशियम का एक एटम है, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम का एक ही है। चलो, मैग्नीशियम के एटम सेम है, बट व्हाट अबाउट द ऑक्सीजन? ऑक्सीजन के एटम्स रिएक्टेंट में दो है, बट प्रोडक्ट में एक ही है। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ तो गफलत है, राइट, गलती है। तो इसे हम कहते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, और इसे हम कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, दैट इज नोन एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसे कहा जाएगा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब इसे हमें करना होता है बैलेंस, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें फॉलो करना पड़ेगा, तो बैलेंस करना है। बैलेंस मतलब क्या? एटम्स हमें इक्वल लाने, ठीक है। रिएक्टेंट में जितने एटम्स है उस एलिमेंट्स के उतने एटम्स प्रोडक्ट में होने चाहिए, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से वी विल चेक दैट जिंक का हमने एक्सपेरिमेंट किया था, राइट, एक्टिविटी देखा था। सो ओवर द जिंक ग्रैन्यूल्स वी हैव, व्हाट वी हैव डन, वी हैव एडेड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और द सल्फ्यूरिक एसिड भी आप ऐड कर सकते हो, राइट। सो उस सल्फ्यूरिक एसिड की मतलब उस सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से वहां पर क्या था, यू विल फाइंड द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो वो वाली रिएक्शन हम एक बार लिख लेते। सो क्या रिएक्शन थी? दैट रिएक्शन वाज जिंक, ये इसके ऊपर हमने डाला था, वी हैव एडेड लेट्स से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, एंड देन आपको क्या मिला था? जिंक सल्फेट ZnSO4 एंड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस इज रिलीज आउट फ्रॉम दैट रिएक्शन, राइट। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है। अब देखो, इसमें हम चेक करेंगे कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। बैलेंस का मतलब क्या? कि इसके जो भी एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट्स दैट शुड बी इक्वल बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन। तो रिएक्शन के पहले मतलब रिएक्टेंट। तो चलो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके जो भी एलिमेंट्स है वो फर्स्ट वी विल नोट इट डाउन। तो कौन कौन से एलिमेंट्स है? लेट से जिंक है, लेट मी चेंज द कलर, देन हाइड्रोजन दिख रहा है, देन सल्फर एंड ऑक्सीजन। सो वी हैव दीस फोर एलिमेंट्स। चलो, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में जिंक का एटम वन है, हाइड्रोजन के दो, देन सल्फर का एक एटम है, एंड ऑक्सीजन के चार एटम है। सिमिलर वे इन अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में जिंक का एक एटम है, देन फॉर द सल्फर वन एटम ओनली, सॉरी सल्फर का नीचे हाइड्रोजन के कितने हैं? दो है, सल्फर का वन, ऑक्सीजन का चार। तो अगर हमने यहाँ पर चेक किया तो देखो, रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट में जो भी नंबर ऑफ एटम्स है वो इक्वल है फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट, ठीक है। इसका मतलब ये जो भी रिएक्शन है दैट इज व्हाट योर बैलेंस रिएक्शन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो क्या सभी इक्वेशन बैलेंस होते हैं? नहीं, हमने पहले भी देखा था वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो भी इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है। ओके, इसे हमें बैलेंस कराना पड़ेगा, मतलब बैलेंस करना पड़ेगा। चलो, अब एक बैलेंसिंग का हम इक्वेशन लेते हैं। लेट्स से हमारे पास आयन है, आयन, ओके, देन दैट आयन, लेट्स से ये एक्सपोज टू ओपन एयर है, ओपन है, तो ऑब्वियसली इसका रिएक्शन होगा पानी के साथ, वाटर वेपर जो भी है उसके साथ इसका रिएक्शन होगा, एंड देन इट विल फॉर्म आयन ऑक्साइड Fe3O4 and plus some hydrogen molecules are released out, राइट। चलो, अब ये वाली जो भी इक्वेशन है इसका अगर हमने चेक किया तो इसमें एलिमेंट्स देखो कौन कौन से है, Fe, then you have hydrogen and you have oxygen. Now चलो, we will write the number of atoms in reactant as well as in product. तो reactant में कितना atoms है? One atom for the iron, 2 for the oxygen, 3 for the hydrogen, 4 for the oxygen. 4 for the hydrogen and 2 for the oxygen. 4 for the hydrogen and 2 for the oxygen. 4 for the hydrogen and 2 for the oxygen. 4 for the hydrogen and 2 for the oxygen. 4 for the hydrogen and 2 for the oxygen. 4 for the hydrogen and 2 for the oxygen. 4 for the hydrogen and 2 for the oxygen. 4 for the hydrogen and 2 for the oxygen. 4 for the hydrogen and 2 for the oxygen. 4 for the hydrogen and 2 for the oxygen. 4 for the hydrogen and 2 for the oxygen. 4 for the hydrogen and 2 for the oxygen. 4 for the hydrogen and 2 for the oxygen. 4 for the hydrogen and 2 for the oxygen. 4 for the hydrogen and 2 for the oxygen. 4 for the hydrogen and 2 for the oxygen. 4
देन हाइड्रोजन के दो है एंड ऑक्सीजन का एक एटम है। सिमिलर वे यहाँ पर ऑन द प्रोडक्ट साइड आयरन फेरस के तीन एटम है, देन ऑक्सीजन के चार एटम है एंड हाइड्रोजन के दो एटम है। तो हाइड्रोजन के एटम्स तो सेम है, बट व्हाट अबाउट फेरस एंड ऑक्सीजन, उनके एटम्स अलग अलग है। तो इसका मतलब ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, ये स्केलेटल केमिकल रिएक्शन है। इसे हम स्केलेटल केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। जिसमें सिर्फ आपने क्या लिखा है, वो फॉर्मूला लिखा है। अब देखो जो भी केमिकल फॉर्मूला है, कंपाउंड फॉर्मूला है, उसमें हमें चेंज नहीं करना होता, ठीक है। वो जो भी फॉर्मूला होता है वो सेम ही रखना है, क्योंकि फॉर्मूला में चेंज नहीं हो सकता, नहीं तो वो केमिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो कंपाउंड चेंज हो जाएगा, वो कंपाउंड अलग हो जाएगा। तो हमें फॉर्मूला में कुछ चेंज नहीं करना, हमें सिर्फ जो भी नंबर्स ऐड करने होते हैं ना, सो यू नीड टू ऐड इट इन फ्रंट ऑफ दैट कंपाउंड, वो उस कंपाउंड के सामने आपको ऐड करना होता है। ओके, तो कैसे देखो, और वो जो भी नंबर होता है वो मल्टीप्लिकेशन में होता है। अब हमें इसे बैलेंस करना है, तो सबसे पहले कौन सा वाला इलेमेंट हम बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर अगर कंफ्यूजन है तो सिंपल से देखो, जो भी बड़ा वाला कंपाउंड है उसे पहले ले लो। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको कौन सा कंपाउंड है, फेरस ऑक्साइड Fe3O4, जहां पर 7 नंबर ऑफ एटम्स आपको दिख रहे हैं, राइट। तो उसमें से मेटल को पहले बैलेंस करना शुरू कर दो, बड़ा वाला कंपाउंड ले लो, उसमें मेटल जो भी है मेटल को बैलेंस करना शुरू कर दो। अब राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट में Fe के कितने एटम्स है, तीन एटम्स है। तो सिमिलर वे आपको इसमें रिएक्टेंट में भी तीन एटम बनाने पड़ेंगे, राइट। तो चलो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थ्री एटम्स बनाएंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर उसके सामने थ्री नंबर लिखा, ओके, प्लस, हाँ चलो ये तो तीन हो गए। अब ऑक्सीजन के कितने, फिर बाद में नॉन मेटल के पास जाओ, ऑक्सीजन के कितने हैं, चार है। अब इसमें ऑक्सीजन कितना है, एक ही है। तो हम क्या लिखेंगे, उस कंपाउंड के सामने, ऑक्सीजन के उस सामने नहीं लिखना, कंपाउंड के सामने वो नंबर लिखना है आपको। तो 4H2O, चलो। और ये बाकी सब आपको एज इट इज लिखना है, Fe3O4 प्लस H2। ऑल राइट, ठीक है। नाउ वी विल चेक दैट। अब अगर हमने चेक किया, सो लेट्स राइट FeH, फिर इसके कितने रिएक्टेंट में देखो, तीन है। हाइड्रोजन के कितने हैं, हाँ। अब ये जो भी नंबर होता है ये इसको मल्टीप्लीकेशन में होता है, राइट। सो 4 to the 8, 4 to the 8, एंड देन फोर ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन के कितने हैं, फोर। अब सिमिलर वे प्रोडक्ट में देखो, फेरस के कितने हैं, तीन, ऑक्सीजन के कितने हैं, चार, एंड हाइड्रोजन के कितने हैं, यहाँ पर दो ही है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के जो भी नंबर ऑफ एटम्स है वो यहाँ पर बैलेंस नहीं है। तो अब आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हमें कितना आइटम्स करना है, एट आइटम्स करना है इन द प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट में अगर हमें आठ करना है तो सिंपल वे हमें यहाँ पर फोर लिखना होगा। सो 4 to the 8 हो जाएगा। ऐसा कौन सा नंबर है जिसे हमने टू से मल्टीप्लाई किया तो आठ नंबर मिलेगा हमें, तो वो होगा फोर, राइट। सो हमें इसका मतलब इसके सामने फोर लिखना होगा। सो द रिएक्शन विल बी, और इक्वेशन विल बी 3Fe प्लस 4H2O, एंड देन दैट्स योर Fe3O4 प्लस, ये हमने ऐड किया नंबर 4H2। ओके, ये हमने ऐड किया नंबर 4H2। तो अब अगर हमने चेक किया यहां पर FeH, यहाँ पर ना सिंपल हम मैथ्स लगा के भी ये सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला डिफिकल्ट लगे, ये तो डिफिकल्ट है नहीं, ओके। सिंपल आपको हीट एंड ट्रायल मेथड से ये सॉल्व करना है। सो फेरस के कितने हैं, यहाँ पर तीन है। हाइड्रोजन के कितने हैं, एट। ऑक्सीजन कितना है, चार। देन यहाँ पर सिमिलर वे प्रोडक्ट में तीन, आठ, चार, right. So that's how you will get a chemical equation over here. So this is what your balanced chemical equation, ये है हमारा balanced chemical, that's what your balanced chemical equation। समझ में आया, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं इसमें। बैलेंसिंग में याद रखो हमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ एटम्स of that element in reactant that will be equal to the number of atoms of that element in a product, ठीक है। तो इसे हम हीट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको सिंप्लीफाइड वे में चाहिए तो हमें इसे मैथ से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैथ्स का जो भी हम है वो बाद में जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे शायद मैं वहां पर आपको बताऊंगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी कैन बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। आई होप आपको ये समझ में आया कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या है। लेट मी रिपीट इट अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक केमिकल इक्वेशन होता है, उसे चेक करना है हमें वेदर इट विल बी द स्केलेटल और बैलेंस्ड। बैलेंस है तो कुछ मतलब नहीं बैलेंस करने का, ऑलरेडी वो बैलेंस होता है। अगर वो स्केलेटल है मतलब वहां पर सिंपल फॉर्मूलाज लिख के है, ओके, और नंबर ऑफ एटम्स इधर उधर है, तो इसका मतलब आपको वो बैलेंस करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अब वो बैलेंस है कि नहीं वो चेक करना है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, उसमें सबसे ज्यादा लाइक लार्जेस्ट जो भी कंपाउंड है, बड़ा वाला कंपाउंड है, वो फाइंड आउट करना है। उसमें मेटल
मेटल से शुरुआत करो बैलेंसिंग के लिए, फिर बाद में नॉन मेटल से शुरुआत करो बैलेंसिंग के लिए। मेटल जितने लगने चाहिए एटम्स, वो नंबर ऑफ एटम्स उस मेटल के सामने लिखो जहां पर कम है, जहां पर कम है, ये बात याद रखो, ठीक है। तो ऐसे करके ये टेबल भी बना सकते हो ऑलरेडी। तो ये जो भी टेबल है वो टेबल बना के आप चेक कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे ओरली भी चेक कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी कैन बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंसिंग के बाद केमिकल इक्वेशन में क्या क्या आता है, केमिकल इक्वेशन के और भी बहुत कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि अगर किसी स्पेसिफिक रिएक्शन को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर लग रहा है, स्पेसिफिक प्रेशर कंडीशन लग रही है, तो वो भी वहां पर एरो के ऊपर लिखी जाती है। जैसे यहां पर आपको एक केमिकल रिएक्शन दिख रही है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ओके। तो इनके लेट्स से रिएक्शन से आपको यहाँ पर एक मिथेनॉल, ये एक अल्कोहल मिलेगा, मिथेनॉल ये अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक प्रेशर कंडीशन, मतलब 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आप ये यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। इवन अगर इसका टेम्परेचर है तो वो भी आपको यहाँ पर टेम्परेचर मेंशन करना होता है, राइट। अगर ये 60 डिग्री सेल्सियस पर हो रही है तो यहाँ पर आप एरो के नीचे, एरो के ऊपर 60 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हो। सेकंड, रिएक्शंस में और इक्वेशंस में आप उसकी फिजिकल स्टेट भी बता सकते हो, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस स्टेट में है, तो अगर गैस स्टेट में है, लेट्स से सॉलिड स्टेट में कोई कंपाउंड है, तो आप यहाँ पर सिंपल एस लिख सकते हो ब्रैकेट में, उस कंपाउंड के सामने, उस एलिमेंट के सामने, उस सब्सटेंस के सामने। देन अगर वो लिक्विड स्टेट में है, then you can simply write L. Okay. If suppose that is in a gaseous state, then you can write G. If suppose that's in, अगर वो गैस रिलीज आउट हो रहा है, okay, let's say substance is released or evolution of substance, I can say evolution of substance, तब आप सिंपल एक अपवर्ड एरो कर सकते हो वहां पर। अपवर्ड एरो का मतलब है कि वहां पर कोई सब्सटेंस रिलीज आउट हो रहा है। देन अगर वहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, देन यू कैन सिंपली डू अ डाउनवर्ड एरो, आप वहां पर एक डाउनवर्ड एरो बना सकते हो, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट के लिए डाउनवर्ड एरो, अगर कोई गैस रिलीज हो रहा है तो अपवर्ड एरो, ठीक है। देन सॉलिड के लिए एस, गैस के लिए जी, लिक्विड के लिए एल। और अगर वो एक्वेस सॉल्यूशन है, मतलब वाटर मिश्रित सॉल्यूशन है वहां पर, मतलब पानी में कोई सॉल्यूशन है, तो इसे एक्वेस ए क्यू लिखा जाता है। अगर कोई एक्वेस सॉल्यूशन है, देन आप यहाँ पर ब्रैकेट में ए क्यू लिख सकते हो। अगर वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है तो डी आई एल लिख सकते हो, कॉन्सेंट्रेटेड है तो कॉन्सेंट्रेटेड लिख सकते हो, ठीक है। सो ऐसे आप वहां पर मतलब उसके फिजिकल स्टेट्स भी लिख सकते हो। वहां पर कैटेलिस्ट होगा तो वो कैटेलिस्ट भी आप क्या कर सकते हो, उस एरो के ऊपर नीचे लिख सकते हो। इवन अगर वहां पर उस रिएक्शन को हीट लग रही है, मतलब रिएक्टेंट में हीट हमें इग्नाइट करना, कभी कभी किसी रिएक्शन रिएक्शन को जलाने के लिए और बनाने के लिए, रिएक्शन कराने के लिए वहां पर जलाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हीट हमें प्रोवाइड करनी होती है तो वहां पर हीट लिखा जाता है एरो के ऊपर। अगर उससे उससे उस रिएक्शन से हीट बाहर निकल रही है तो वो प्रोडक्ट में हीट करके लिखा जाता है, ठीक है। तो ऐसे हम एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन देखने वाले, तो हम वहां पर उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ये कहाँ पर लिखा जाएगा, और रिएक्टेंट में लिखा जाएगा या प्रोडक्ट में लिखा जाएगा। अभी तक इतना याद रखो अच्छे से। स्टेट अगर करना है तो ब्रैकेट में, अगर स्पेसिफिक रिएक्शन, हर एक रिएक्शन को अगर स्पेसिफिक ऐसी रिक्वायरमेंट है वहां पर कि आपको वहां पर स्टेट्स मेंशन करना है, तो आपको वहां पर लिखना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं लिखा तो भी चलेगा। बाकी सिंपल आप क्या कर सकते हो, यू कैन राइट द फॉर्मूलाज। बाकी सब जो भी कंपोनेंट है केमिकल इक्वेशन के, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, बैलेंसिंग, ये सब आपको वहां पर अच्छे से लिखना होगा, ठीक है। चलो, सो अब तक जितना भी हुआ है लाइक बैलेंसिंग का, तो वो एक बार पॉज करके आप क्या करो, नोट्स बना लो, ठीक है। ये चेक कर लो, इसके स्टेप्स बना लो अच्छे से, ठीक है। जस्ट नोट इट डाउन, तब तक मैं भी यहाँ पर पॉज करके रखता हूँ। चलो, नाउ वी विल टेक क्वेश्चंस। अब देखो, ये जो भी क्वेश्चंस है, दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी स्कूल टेक्स्ट बुक, एज वेल एज वी विल टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लाइक क्वेश्चन पेपर आल्सो, मतलब हम पीवाईक्यूज भी करेंगे, और इसमें आपके जो भी बेसिक क्वेश्चंस है टेक्स्ट बुक से वो भी करेंगे, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे वो भी करेंगे, ठीक है। सो चलो, सो एवरीवन just focus on the class now. Let's read the first question. Why should a magnesium ribbon be clean before burning in air? चलो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या क्वेश्चन था कि मैग्नीशियम रिबन जो भी है वो हम बर्निंग करने से पहले उसे क्लीन क्यों करना चाहिए, ओके। तो क्योंकि हमें क्लीन करके वो वहां पर जलानी होती है। तो क्या ऐसा रीजन है इसकी वजह से हमें वो क्लीन करना पड़ता है? तो बहुत सिंपल रीजन है। सी, मैग्नीशियम जो भी है वो एक रिएक्टिव मेटल है, ओके। तो वो मतलब थोड़ा सा क्विक रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन जो भी है एयर में उसके साथ, एंड
यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, राइट। तो फर्स्ट बात है, तो मैग्नीशियम इज वॉट अ रिएक्टिव मेटल विच रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन द एयर टू फॉर्म अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये पहली बात आपको वहां पर बतानी पड़ेगी। देन तो वो जैसे कि एक्सपोज टू एयर होगा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो भी लेयर है विच कैन accumulate ओवर दैट स्ट्रिप, ये जो भी मैग्नीशियम की रिबन है उसकी स्ट्रिप है उसके ऊपर वो यहाँ पर जमा हो जाएगा। देन दैट इज वॉट स्टेबल। ओके, अब ये जो भी मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना है ये स्टेबल है एंड इट प्रिवेंट्स फर्दर ऑक्सीडेशन। तो मतलब फर्दर मैग्नीशियम की रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ वो इसे प्रिवेंट करेगा। इसका मतलब उसके आगे बर्निंग अच्छा नहीं होगा और उसके आगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। इसी वजह से उसका बर्निंग भी जो भी है वो थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं कि इम्प्रॉपर इनकम्प्लीट बर्निंग हो जाएगा, वहां पर अच्छे से बर्निंग नहीं होगा मैग्नीशियम का। इसी वजह से हमें वो जो भी लेयर है वो क्लीन करना होता है, ठीक है। तो आपको बातें समझ में आएगी। फर्स्ट यू नीड टू राइट द ये रिएक्टिव मेटल होने के वजह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। अगर ये लेयर है वहां पर तो वो एक स्टेबल लेयर है। इट प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन विच मीन्स फर्दर बर्निंग वी कैन से, ठीक है। देन इसी वजह से वो अच्छे से बर्न नहीं हो सकता। It can like it hinders the burning of magnesium, so that's why we need to clear those layer, we need to clean that impurities. So let's write the answer for here. आप भी मेरे साथ लिख सकते हो। Okay, so the first point should be, as can write, magnesium is a reactive metal which reacts with oxygen in air. For what purpose? To form magnesium oxide. चलो टाइम लगेगा तो भी चलेगा, बट वी विल टेक ईच एंड एवरी क्वेश्चंस लाइक दिस। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेकंड आपको यहां पर लिखना है, as this layer of magnesium oxide is stable, it prevents further reaction of what? Reaction of magnesium with oxygen, right? And at last you can write this, it hinders further burning of magnesium. All right. Okay. Therefore, magnesium ribbon should be cleaned before burning in air. So likewise, you can write the answer in 3 points. Okay. Now we will take a next question. I hope you also have written that answer. अगर नहीं लिखा है तो पॉज करके आप लिख सकते हो। चलो, now we will take some reactions over here. Now the question is, write the balance equation for the following reaction. यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया है जहाँ पर आपको बैलेंस इक्वेशन लिखना है। एक एक रिएक्शन दी है, वी विल लाइक सॉल्व इट वन बाय वन है। ओके, चलो क्या दिया है देखो, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, इट विल गिव यू हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। सो हाइड्रोजन गैस स्टेट में है, दैट्स व्हाट H2, राइट। देन प्लस Cl2, ये सब देखो, हाइड्रोजन क्लोरीन और ऑक्सीजन जो भी गैसेस है ना वो हमेशा मोलेकुलर फॉर्म में होते हैं इन एयर। सो ये Cl2 होगा, देन इट विल गिव यू व्हाट, HCl, that also will be in a gas state. Let's do understand this reaction first. ये जो भी रिएक्शन है ना ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वहां पर हीट बाहर निकलती है, मतलब एनर्जी जो भी है वो रिलीज हो जाती है। और ये एक रैपिड रिएक्शन भी है, मतलब कुछ टेम्परेचर के बाद ये बहुत क्विकली रिएक्ट करती है। ओके, तो ऐसे कुछ आप पॉइंट्स याद रख सकते हो इस रिएक्शन के बारे में। बाकी इसके बारे में और भी आगे हम पढ़ेंगे ये कौन सी रिएक्शन है, मतलब जब भी हम टाइप ऑफ रिएक्शन करेंगे।
उस टाइम। ओके। ठीक है। अब देखो ये जो भी इक्वेशन है ना, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, तो हमें इसे बैलेंस भी कराना पड़ेगा। तो अब देखो हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, दो है, क्लोरीन के भी दो है, बट ऑन द प्रोडक्ट साइड एक ही एटम है, तो सिंपल है, इसे दो करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, सिंपल ये हुआ आपका। हाँ। अब चेक करेंगे, हाइड्रोजन के दो, क्लोरीन के दो, यहाँ पर हाइड्रोजन के दो, क्लोरीन के दो, तो ऐसे ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी। ओके, ऑल राइट, नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, इट विल गिव यू बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। चलो वी विल अंडरस्टैंड द रिएक्शन। पहले यहाँ पर क्या दिया है देखो, बेरियम क्लोराइड का एक्वेस सोल्यूशन है, देन एल्यूमिनियम सल्फेट का एक एक्वेस सोल्यूशन है, इन दोनों का मिक्सिंग करने के बाद यू विल गेट द बेरियम सल्फेट एंड द एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब ये जो भी रिएक्शन है ना, वो यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनाते हैं, क्योंकि दो सॉल्यूशन का मिक्सिंग जब भी होता है तो वहां पर एक प्रेसिपिटेट बन ही जाता है। ओके। तो ये जो भी रिएक्शन है, इस इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, वहां पर कैटायन एंड एनायन जो भी है वो एक्सचेंज करते हैं अपने पार्टनर्स को। अब ये हम सब जब भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम जो भी है वो डिस्प्लेस होगा क्लोरीन के साथ, एंड बेरियम जो भी है वो डिस्प्लेस होगा सल्फेट के साथ। ऐसे यहाँ पर बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड ऐसा आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट मिल जाता है आपको बेरियम सल्फेट का। चलो, सो नाउ वी विल राइट दिस रिएक्शन। ये हम रिएक्शन यहाँ पर लिखेंगे अच्छे से, वर्ड फॉर्म में तो ऑलरेडी लिख के दिया है। सो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, BaCl2 प्लस क्लोरीन, सॉरी, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, Al2SO4 थ्राइस। नाउ इट गिव्स यू, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, बेरियम सल्फेट, BaSO4। ओके। प्लस, चलो एक काम करते हैं, इसके स्टेट्स भी लिखते हैं। बेरियम सल्फेट ये आपका एक्वियस स्टेट में है, प्लस, आई होप आपको एक्वियस अभी पता है और पता चल गया है, एक्वियस मतलब वाटर मिक्स्ड। ओके। एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 थ्राइस, ये भी आपका एक्वियस स्टेट में है। देन यहाँ पर क्या क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट, BaSO4। ओके। ये आपका यहाँ पर सॉलिड स्टेट में मिलेगा, क्योंकि इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है, और बाकी सॉल्यूशन एल्यूमिनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन AlCl3। ओके। हाँ, चलो अब ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं चेक करेंगे। अब देखो BaCl2, हाँ, बेरियम के कितने, एक ही एटम है, क्लोरीन के दो है, यहाँ पर क्लोरीन के तीन है, इसका मतलब ये रिएक्शन तो बैलेंस नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे बड़ा वाला कंपाउंड लेना है। बड़ा वाला कंपाउंड कौन है, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम के दो, ओके, एंड देन सल्फेट के तीन है, और सल्फर के तीन, ऑक्सीजन के 4 3 12, तो बहुत सारे एटम्स है यहाँ पर। तो उसके साथ हम बैलेंस करना शुरू करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, देखो उस बड़े वाले कंपाउंड में मेटल को पहले बैलेंस करना है। तो मेटल कितने हैं, देखो एल्यूमिनियम यहाँ पर दो है और यहाँ पर एक ही है, तो सिंपल क्या करना पड़ेगा, इस एल्यूमिनियम को हमें दो करना पड़ेगा। चलो, एल्यूमिनियम को हमने दो किया, तो हाँ, सल्फर कितने, यहाँ पर तीन है और यहाँ पर एक ही है, तो अगर हमने इसे तीन कर दिया, सल्फर को भी हम तीन करेंगे। ओके। अब चेक करेंगे पहले, देखो बेरियम एक है, यहाँ पर बेरियम कितने हैं, तीन है, तो चलो यहाँ पर बेरियम को भी हम तीन कर देते हैं। अब देखो कितना हुआ यहाँ पर, हाँ बेरियम, देखो मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ क्या क्या किया हमने। पहले एल्यूमिनियम दो थे, तो पहले हमें मेटल के साथ बैलेंसिंग करना शुरू करना है। तो मेटल, एल्यूमिनियम के दो एटम रिएक्टेंट में है, तो प्रोडक्ट में भी दो एटम लिखो। ओके, एल्यूमिनियम के। देन सल्फर के कितने हैं, तीन एटम है, तो यहाँ पर अब अभी आप चेक कर सकते हो, देखो अभी एक एक बैलेंसिंग करके आप चेक कर सकते हो। ये यहाँ पर दो लिखा है, एल्यूमिनियम के दो हो गए, क्लोरीन के कितने हो गए, देखो 3 2 6 हो गए। यहाँ पर कितने, हमारे क्लोरीन के दो ही है, तो यहाँ पर तीन करना पड़ेगा, बट रुको थोड़ा। ओके, पहले क्या करो, इसी कंपाउंड में से देखो सल्फर के कितने हैं, तीन है, राइट, तो यहाँ पर सल्फर का एक ही है, तो यहाँ पर आपने तीन लिखा, तो सल्फर के तीन हो जाएंगे। ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 3 12, ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 3 12, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए। अब बेरियम यहाँ पर तीन है ना, तो इस वाले बेरियम को भी हम तीन करते हैं रिएक्टेंट में जो भी है। ओके। सो अब चेक करो, यहाँ पर बेरियम थ्री है, क्लोरीन कितना, 3 2 6 है, यहाँ पर भी 3 2 6 है, चलो क्लोरीन बैलेंस है। एल्यूमिनियम दो है, एल्यूमिनियम दो है। सल्फर कितना है, तीन है, यहाँ पर भी सल्फर कितना है, तीन है। और ऑक्सीजन कितना है, 4 3 12 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 3 12, तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। ओके, दो स्टेप में हमने बैलेंस किया है। ठीक है, शायद एक काम करता हूँ, मैं आपको स्टेप्स भी अच्छे से यहाँ पर लिख के दे दूँ। पहले ये किया,
फिर बाद में हमने क्या लिखा यहाँ पर, बेरियम को बैलेंस किया, राइट। ओके, सो BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस। ओके, यहाँ पर हमने कितना किया, 3 BaSO4 सॉलिड प्लस ये 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, ठीक है। अब हमने इसके बाद क्या किया, इसके बाद अगर ये बेरियम 3 किया है हमने, राइट। ओके, मतलब पहले इस वाले को 3 करना होगा, हाँ ठीक है, इसके बाद हमने इसको 3 किया है। समझ में आया। फिर बाकी हमने चेक किया तो ये सब बैलेंस हुआ है, तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। वो आप यहाँ पर भी एक ही स्टेप में लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर आपको 2 स्टेप में हमने लिख के रखा है। चलो, नाउ वी विल टेक द थर्ड। थर्ड क्या, देखो, सोडियम प्लस वाटर इट विल गिव यू सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2 गैस विल बी लिबरेटेड आउट। ओके, तो क्या रिएक्शन है, सोडियम का जब भी सोडियम पानी में डालोगे तो वहां पर ये भी एक मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पर भी बहुत अमाउंट में हीट रिलीज होती है, ठीक है। और ये विगरस रिएक्शन है, बहुत ही क्विक रिएक्शन होती है और यहाँ पर हीट भी प्रोड्यूस होती है, इग्निशन भी हो सकता है, ओके। और हाइड्रोजन गैस जो भी है वो इग्नाइट होने लगता है और मतलब फट भी जाता है वहां पर, ठीक है। सो सोडियम मेटल जो भी है वो पानी के साथ क्विक रिएक्शन करता है, ये यहाँ पर एक रिएक्शन है, ओके। चलो, तो क्या रिएक्शन है, देखो, सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन होगा, लिक्विड वाटर के साथ, तो यहाँ पर NaOH एक्वस सॉल्यूशन आपको मिलेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट होगा और हीट भी यहाँ पर बाहर निकलेगी। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो सोडियम मतलब Na, ओके, प्लस वाटर H2O, इट्स इन लिक्विड स्टेट, इट विल गिव NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 gas will be liberated out. ओके, चलो अब रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं चेक करेंगे हम। अब देखो, सोडियम का एक ही एटम है, यहाँ पर भी एक ही है। हाइड्रोजन के कितने हैं, देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 2 3 है, 3 एटम है। तो कैसे बैलेंस करना है, सिंपल है। अब एक तो हाइड्रोजन को यहाँ पर 3 करा सकते हैं, बट लाइक यहाँ पर कोई भी नंबर लिखने से 3 तो नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, चलो इसको, अगर यहाँ पर हमने 2 लिखा, राइट, तो ये 4 हो गए, ओके। अब यहाँ पर कितना है, 2 है और ये 3 है, तो यहाँ पर अगर अगर हमने 2 लिखा तो ये भी 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गए। बाकी चेक करो, सोडियम यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर 2 है, तो सोडियम को भी 2 कर दो, सोडियम 2 हो गए। ऑक्सीजन के 2 आइटम है, ऑक्सीजन के ऑलरेडी 2 आइटम, ठीक है। तो ऐसे आप 2 2 2 लिखेंगे तो चलेगा। देखो मैंने क्या क्या किया, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं था तो हमने पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर एक तो 3 कर सकते हैं, बट कैसे, यहाँ पर कोई भी नंबर लिखो 3 नंबर नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, चलो 4 कर देंगे, ओके। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे तो ये 4 आइटम्स हो जाएंगे, राइट। अब ये 4 आइटम्स है तो यहाँ पर भी 4 करना होगा, तो ये ऑलरेडी 2 है। अब यहाँ पर अगर हमने 2 लिखा तो ये हाइड्रोजन के ये 2 हो जाएंगे, सो 2 + 2 यहाँ पर 4 हो जाएंगे, राइट। देन अगर अब जब यहाँ पर हमने 2 लिखा है तो इसका मतलब सोडियम भी 2 हो गए, लाइक सोडियम प्रोडक्ट में जो भी सोडियम के एटम है वो भी यहाँ पर 2 हो गए, तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपको 2 करना होगा। ऑल राइट, चलो अब चेक करो, सोडियम के 2 है, हाइड्रोजन के 4 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 4 है, ऑक्सीजन के 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 है, तो ऐसे ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, राइट। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन आप क्या करो अच्छे से, मतलब क्वेश्चन भी लिखो एंड देन यू कैन राइट द आंसर। जैसे आप खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से ट्राई करो, ठीक। नाउ वी विल टेक नेक्स्ट, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट ऑफ सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो आपको यहाँ पर उसके स्टेट्स भी बताना, ऑलरेडी हमने लास्ट इक्वेशन में भी और लास्ट क्वेश्चन में भी स्टेट्स ऑलरेडी लिखा था, तो यहाँ पर भी लिखेंगे, कोई बात नहीं। सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, एंड सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट्स विथ, मतलब ये एक्वस सोल्यूशन है, इन रिएक्ट इट रिएक्ट्स विथ रिएक्ट टू गिव इनसोल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट का इनसोल्युबल मतलब प्रेसिपिटेट मिल जाएगा और सोडियम
क्लोराइड हमें मिलेगा। चलो ये वाली जो भी रिएक्शन है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले रिएक्शन को समझेंगे। क्या रिएक्शन है, देखो यहाँ पर बेरियम क्लोराइड है, देन सोडियम सल्फेट है, Na2SO4 है। ओके, इनकी रिएक्शन हो गई, ये एक्वेस सॉल्यूशन है, इनकी रिएक्शन हो गई, तो वहां पर आपको एक प्रेसिपिटेट मिल रहा है बेरियम सल्फेट का। और जो शायद एक कलरलेस इंसोल्युबल, क्या बोल सकते हैं कि कलरलेस नहीं, ऑर्डरलेस होता है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको एक प्रेसिपिटेट मिलेगा, किसका, बेरियम सल्फेट का, और NaCl मिलेगा। ठीक है, तो ये जो भी है वो एक डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन है। समझ में आया रिएक्शन, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम, सॉरी बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट विल गिव यू बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। चलो वी विल राइट द रिएक्शन। बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये एक्वियस है, प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये भी एक एक्वेस सॉल्यूशन है। इट विल फॉर्म अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा BaSO4, ये सॉलिड स्टेट में है, प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड का एक एक्वेस सॉल्यूशन मिलेगा। राइट, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है हमें, तो पहले चेक करो बड़ा वाला कंपाउंड, पहले बैलेंस है कि नहीं चेक करो। बेरियम का एक ही है और क्लोरीन के दो है, यहाँ पर क्लोरीन का एक ही है, तो इसका मतलब ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, बैलेंस इक्वेशन नहीं है। तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा, तो सबसे बड़ा वाला कंपाउंड Na2SO4 दिख रहा है। ओके, तो इसमें पहले मेटल को बैलेंस करना शुरू कर दो। अब सोडियम के दो है, तो यहाँ पर भी सोडियम के दो एटम्स कर दो। अब क्लोरीन के भी दो हो गए, यहाँ पर ऑलरेडी क्लोरीन दो है, चलो क्लोरीन सोडियम बैलेंस हो गया। अब सल्फर का एक ही है, यहाँ पर सल्फर एक ही है। ऑक्सीजन चार है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन चार है। बेरियम कितने हैं, एक है। आई थिंक ये बैलेंस हो गई है, फिर से एक बार चेक करेंगे। बेरियम का एक एटम है, यहाँ पर भी बेरियम का एक एटम है। क्लोरीन के दो एटम है, यहाँ पर भी क्लोरीन के दो एटम है। सोडियम के दो एटम है, यहाँ पर सोडियम के दो एटम है। सल्फर का एक है, सल्फर का एक है। ऑक्सीजन के चार एटम है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के चार एटम। चलो खत्म हो गई रिएक्शन, यहाँ पर ही बैलेंस हो गए, और हमने स्टेट्स भी लिखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, मतलब एक्वेस सॉल्यूशन है, रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl से रिएक्ट हो रही है, वो भी एक एक्वेस है, मतलब डाइल्यूटेड है एक्चुअली, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। चलो ये भी सिंपल है। देखो यहाँ पर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो भी है वो पानी के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्चुअली हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। ये दोनों भी एक्वेस सॉल्यूशन है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड NaCl बन रहा है, और वाटर। ठीक है, NaCl एंड वाटर। अब ये जो भी रिएक्शन है ना, ये बेस प्लस एसिड की रिएक्शन है, देखो बेस प्लस एसिड। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये आपने पहले कुछ स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ी है, 9th और 8th में। तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, वहां पर आपको एक सॉल्ट मिलेगा, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनते हुए दिखेगा। ठीक है, तो चलो तो क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे अच्छे से, जस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका है एक्वियस सॉल्यूशन, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसका भी है एक्वियस सॉल्यूशन। ओके, इट विल गिव यू सोडियम क्लोराइड NaCl, ये भी एक एक्वियस सॉल्यूशन बनेगा, प्लस वाटर H2O, जो एक लिक्विड फॉर्म है। ऑलराइट, ओके, ये डाइल्यूटेड इससे लिखा तो भी चलेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो NaOH HCl NaCl H2O, रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं चेक करो। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसके बारे में जान लो, इस रिएक्शन के बारे में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये एक न्यूट्रल सब्सटेंस बनाती है, ना बेस बनता है ना एसिड बनता है, एक सॉल्ट बन जाता है यहाँ पर। ओके, और पानी, सोडियम के एक ही एटम है, रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में भी एक ही एटम है। ऑक्सीजन के कितने हैं, एक ही है, यहाँ पर भी एक ही है। हाइड्रोजन के कितने हैं, दो एटम है, यहाँ पर भी दो है। क्लोरीन कितना है, एक है, क्लोरीन एक है। तो ऑलरेडी ये बैलेंस रिएक्शन है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल आपको यहाँ पर उसके स्टेट्स लिखने हैं अच्छे से। ठीक है, ओके, चेक करो अच्छे से, और मतलब क्वेश्चन भी लिखो और उसके आंसर भी अच्छे से लिखो। यू नीड टू मेंशन देयर स्टेट्स आल्सो इन ब्रैकेट। ऑलराइट, चलो तो मैं पॉज करता हूँ यहाँ पर, आप अच्छे से यहाँ पर लिख लो। ओके, नाउ वी विल टेक सम क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज, मतलब आपका जो भी एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे। लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दैट, व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। सबसे पहले कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और केमिकल इक्वेशंस को हमें बैलेंस क्यों करना होता है। ओके,
सो द आंसर इज सिंपल। देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब क्या, कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड दैट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। पहले तो एलिमेंट्स तो सेम ही रहेंगे, कोई भी एलिमेंट्स चेंज नहीं होगा। हाँ, कंपाउंड अलग अलग हो सकता है, नया नया सब्सटेंस बन सकता है यहाँ पर, बट एलिमेंट तो वही रहेंगे। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट्स विच आर ऑन द रिएक्टेंट साइड है, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स आपको प्रोडक्ट साइड में मिलेंगे। कम इन। ठीक है। सो या दैट्स व्हाट अबाउट द बैलेंस केमिकल, इट्स व्हाट अबाउट द केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस का मतलब आपको समझ में आया, राइट? अब बैलेंस क्यों करना होता है, शायद ये आपने 8 9 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा इन केमिस्ट्री इटसेल्फ, दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? द लाइक whatever the material is there, whatever the matter is there, so it is neither be created nor be destroyed, it can be only converted into one substance to another substance। so matter जो भी है वो कंजर्व होके रहता है, वो कभी भी क्रिएट नहीं होता किसी भी केमिकल रिएक्शन में, और किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होता। ठीक है, मैटर एज इट इज वहां पर रहता है, सिंपल कंपाउंड्स चेंज होते हैं, वो नया वाला सब्सटेंस बनेगा, इसका मतलब वो कंपाउंड बदल गया, मैटर तो वही रहेगा, एलिमेंट तो वही रहेगा। ठीक है, तो आपको वो समझ में आया? तो इसी हिसाब से, इसी के ऊपर आपको एलिमेंट्स को, सॉरी, इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। मतलब नंबर ऑफ एटम्स सेम ही रखना होता है, अमाउंट ऑफ मैटर सेम ही रखना होता है, मास कभी भी चेंज नहीं होता, याद रखो, मास हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है। सो लेट मी लाइक रिपीट दैट थिंग अगेन। व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन? बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब अ केमिकल इक्वेशन in which number of atoms of each and every elements, both the reactant and product side, are equal, like the same number of and the same type of atoms on the both reactant and product side। ठीक है। Why? To follow the law of conservation of mass। law of conservation of mass क्या है? The matter is neither created nor destroyed, it can be only converted into one substance to another substance, or we can say one compound to another compound in any chemical reaction। Okay, now we need to write the answer। now how we can write the answer? कैसे लिखना है? हमें पॉइंट वाइज लिखना है, पॉइंट्स करके लिखना है। Let's write the answer। Okay, the first point you need to write about the balanced chemical equation. Okay, a balanced, you can write along with me, a balanced chemical equation. A balanced chemical equation means same number of atoms of every elements on both the reactant and product side। That's what a balanced chemical equation। Now, why do we need to balance the chemical equation? Chemical equations or chemical reactions, you can say chemical reaction। एक काम कर, दोघी इकडं, तू इकडं बस, तू मागं सरक जरा। हा, तू मागं सरक जरा, तू इकडं बस, इकडे चटई घ्या वाटलंस तर बसायला। ओके, केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जस्ट 1 मिनट। ठीक है। हाँ, सो केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज, लाइक केमिकल रिएक्शन ऑलवेज फॉलोज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, दैट इज मास और मैटर, कैन से मैटर is neither, you can say matter neither created or destroyed in any chemical reaction।
Okay, the matter is neither created nor destroyed in any chemical reaction, thus it will be remain conserved only. Okay, it will be remain same as the number of atoms in the reactant or before the reaction, that will be same. The number of atoms of that element of or that matter after the completion of reaction, which means in the product or like on the product side, right? Okay. So therefore you can conclude the answer now. Thus, every chemical equation should be balanced. Okay, that's enough. Okay, so that's how you can write the answer in 3 points. Even you can add like many more points, but I think that's enough. Chalo, now we will take some other questions. Just 1 minute. Huh. Okay, now here we need to balance the chemical equations of the following reactions. So यहाँ पर हमें कुछ reactions दी है and we need to balance those reactions. Let's do understand each and every reaction over here and then we will write. The first reaction is what? Calcium hydroxide is mixed with carbon dioxide. Then it will give you calcium carbonate and water. तो यहाँ पर क्या किया है? Calcium hydroxide जो भी है, okay, CaOH twice. तो उसका रिएक्शन हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड से and वहां पर आपको कैल्शियम कार्बोनेट मतलब लाइमस्टोन मिला है एंड वाटर. ओके, इवन यू नीड टू राइट द स्टेट्स आल्सो. तो यहाँ पर आपको ना उसका स्टेट भी लिखना है. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो भी है मतलब ये एक बेस है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है? ये एक बेस है. ओके, जिसे लाइम वाटर भी कहा जाता है. तो ये लाइम वाटर जो भी है वो एक्वस स्टेट में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी होगा वो गैसियस स्टेट में होगा. ठीक है. सो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर बनेगा जो इनसोल्युबल है वहां पर, इनसोल्युबल इन वाटर, जैसे कि लेट्स से प्रेसिपिटेट टाइप कुछ बन जाएगा. बट ये प्रेसिपिटेट नहीं है क्योंकि ये दोनों सॉल्यूशंस नहीं है, पहले रिएक्शन के पहले वो सॉल्यूशन नहीं है. बट यहाँ पर एक इनसोल्युबल सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट आपको देखने को मिलेगा एंड वाटर तो लिक्विड है. ठीक है. चलो, सो आई होप आपको रिएक्शन समझ में आई होगी. ठीक है. तो देन वी विल ट्राई टू राइट द रिएक्शन हियर. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, ये एक एक्वियस सॉल्यूशन होगा. लाइम वाटर जिसे कहा जाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड सबको पता है ये गैस होगा. देन इट विल गिव यू कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये एक इंसोल्युबल सॉलिड सब्सटेंस वहां पर आपको मिलेगा, प्लस वाटर. चलो, अब इसे हमें बैलेंस भी करना है. अब कैल्शियम के देखो एक ही एटम है, यहाँ पर एक है. ऑक्सीजन के 2 + 2 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 + 1 4 है. हाइड्रोजन के 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है. कार्बोनेट कार्बन कितने हैं? 1, यहाँ पर 1 है. चलो ठीक है, इसका मतलब ये रिएक्शन पहले से बैलेंस है, सो नो नीड टू बैलेंस द रिएक्शन. आपको ये चेक भी करना है कि रिएक्शन पहले से बैलेंस है कि नहीं. तो ये ऑलरेडी बैलेंस है. नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड ऑफ दैट एलिमेंट लाइक दैट इज नॉट सेम टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट साइड, विच मीन्स ऑन द प्रोडक्ट साइड. ठीक है. चलो, ये ऑलरेडी बैलेंस है, नो, सो नो नीड टू बैलेंस द रिएक्शन. ठीक है. चलो, तो नेक्स्ट है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट. सो जिंक है प्लस सिल्वर नाइट्रेट, और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर बाहर. ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. ओके, यहाँ पर जिंक एंड सिल्वर ने अपनी अपनी जगह बदल दी है, लाइक अकॉर्डिंग टू द देयर रिएक्टिविटी सीरीज और देयर रिएक्टिविटी. ओके, जैसे रिएक्टिविटी जिसकी ज्यादा है वो पहले जाके वहां पर कंपाउंडिंग करेगा. समझ में आया? तो उन्होंने जो भी एटम्स है मतलब जो भी कंपाउंडिंग है अपनी अपनी जगह बदली है, जिंक ने एंड सिल्वर ने. ओके, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको. जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3. वहां पर जिंक ज्यादा एक्टिव होने के वजह से वो क्या करेगा? वहां पर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा, कॉम्बिनेशन करेगा, और जिंक नाइट्रेट आपको मिलेगा, ZnNO3 ट्वाइस मिलेगा, एंड सिल्वर यहाँ पर बाजू में हटेगा. सिंपल. ओके. चलो, सो वी विल राइट द रिएक्शन हियर. जिंक, ये सॉलिड हमने ऐड किया किसमें? सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 ट्वाइस. रुको, ये थोड़ा क्या हो रहा है यहाँ पर प्रॉब्लम. AgNO3 ओनली, ओके, नॉट AgNO3 ट्वाइस. ये एक्वियस होगा.
और यहाँ पर क्या बनेगा आपका, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर आपको सेपरेट मिलेगा। ठीक है, चलो रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। यहाँ पर जिंक का एक है, यहाँ पर एक ही है, सिल्वर का एक है, यहाँ पर भी एक ही है। देन नाइट्रोजन का कितना है, एक एटम है, या सॉरी एक एटम है, और यहाँ पर बट दो एटम्स है नाइट्रोजन के, तो इसका मतलब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आपको रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर एक एटम है और यहाँ पर तो दो एटम है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब बैलेंस नहीं है तो सबसे बड़ा वाला कंपाउंड कौन सा है, देखो ये जिंक नाइट्रेट ही बड़ा वाला कंपाउंड दिख रहा है। तो वहां पर पहले मेटल को बैलेंस करना शुरू कर दो, मेटल एक ही है तो मेटल का बैलेंसिंग नहीं है। नाइट्रोजन यहाँ पर दो है तो यहाँ पर भी हमें दो बनाना पड़ेगा, सो यू नीड टू राइट टू हियर। फॉर्मूला में कुछ चेंज नहीं करना है, कंपाउंड फॉर्मूला एज इट इज आपको रखना है। ओके, सो नाइट्रेट को हमने दो कर दिया यहाँ पर। देन अब देखो नाइट्रेट को दो किया तो ऑक्सीजन भी एक्चुअली 3 to the 6, यहाँ पर ऑलरेडी 3 to the 6 है। बट सिल्वर यहाँ पर दो हुए तो सिल्वर को भी अब हमें टू एटम्स करना पड़ेगा ऑन द प्रोडक्ट साइड। ओके, नाउ वी विल चेक दैट। अब चेक करो, जिंक का एक है, सिल्वर के दो है, नाइट्रोजन के दो है, नाइट्रोजन के दो है, ऑक्सीजन के 3 to the 6 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3 to the 6 है। तो इसका मतलब अब ये रिएक्शन हमारी बैलेंस रिएक्शन हो गई, जहां पर जिंक प्लस टू AgNO3 इट विल गिव यू Zn और जिंक नाइट्रेट एंड टू एटम्स ऑफ सिल्वर। ओके, चलो ना वी विल टेक द थर्ड वन। रुको, यहाँ पर ना मैंने नंबर्स गलत लिखे हैं, क्या होना है, AB होना चाहिए। हाँ, देयर विल बी द C। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड विल गिव यू एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रही है। ओके, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड एंड विल गिव यू कॉपर क्लोराइड प्लस क्या, एल्यूमिनियम अलग हो रहा है। ठीक है, अब इस रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो यहाँ पर क्या बन रहा है देखो, एल्यूमिनियम प्लस CuCl2 एंड AlCl3 एंड कॉपर, ये प्रोडक्ट बन रहा है एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड के रिएक्शन से। चलो, तो ये एक सिंपल सिंपल डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन है, जहां पर एल्यूमिनियम ने जगह ले ली किसकी, कॉपर की, और कॉपर को बेचारे को बाजू में हटना पड़ा। ठीक है, चलो, सो वी विल राइट द रिएक्शन हियर। एल्यूमिनियम, ओके, ये सॉलिड है, इसको ऐड किया हमने कॉपर क्लोराइड CuCl2 में, ये एक्वियस सॉल्यूशन है जिसे हम ब्लू विट्रियोल कहते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर। ओके, चलो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। एल्यूमिनियम एक है यहाँ पर, एल्यूमिनियम का एक ही है प्रोडक्ट में, कॉपर का एक है यहाँ पर, कॉपर का एक है, क्लोरीन के दो है, क्लोरीन के तीन है, इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आप क्लोरीन को 3 यहाँ पर अगर करना है तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर 1 यहाँ पर लिखा तो 2 हो जाएगा, 2 लिखा तो 4 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर 4 कर सकते हैं क्या, नहीं। अब यहाँ पर 3 लिखेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएंगे। सो लेट्स वी विल ट्राई, बिकॉज ये जो भी मेथड है बैलेंसिंग की, इसे हीट एंड ट्रायल मेथड कैसे, तो अगर 3 लिखा है यहाँ पर, सो कितना हुआ देखो, क्लोरीन का 3 to the 6, और यहाँ पर अगर हम 2 लिखेंगे तो 3 to the 6। अब एल्यूमिनियम 2 है तो यहाँ पर भी एल्यूमिनियम 2 करने होंगे। ठीक है, देन कॉपर के कितने, अब 3 एटम्स है तो यहाँ पर भी 3 कर दो। चलो, हो गई बैलेंस। ओके, चेक करो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड। क्लियर। Okay, now we'll take the last reaction from that question. Barium chloride plus potassium sulfate. Barium chloride plus potassium sulfate will give you barium sulfate plus potassium क्लोराइड। चलो, वी विल अंडरस्टैंड द रिएक्शन हियर फर्स्ट। ये क्या रिएक्शन है, यहाँ पर बेरियम के जो भी आयंस है वो बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे। ओके, और सल्फेट के आयंस जो भी है वो पोटेशियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड का यहाँ पर बनेगा बेरियम सल्फेट। ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जहाँ पर बेरियम एंड पोटेशियम अपनी अपनी जगह अपने अपने आयंस चेंज कर रहे हैं, और बेरियम सल्फेट का यहाँ पर एक आपको प्रेसिपिटेट मिल रहा है। जब भी दो सॉल्यूशन रिएक्ट करते हैं तब याद रखो कोई भी इंसोल्यूबल सॉलिड बनता है जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो दैट्स व्हाट योर बेरियम सल्फेट, जो एक यहाँ पर प्रेसिपिटेट व्हाइट सॉलिड बन रहा है। ओके, चलो, सो लेट्स डू रिप्रेजेंट द रिएक्शन ओवर हियर। बेरियम क्लोराइड BaCl2 का एक्वियस सॉल्यूशन प्लस क्या है हमारे पास, पोटेशियम
सल्फेट K2SO4, K2SO4, ये भी एक एक्वियस सोल्यूशन है। और इसका क्या बना, बेरियम सल्फेट, BaSO4। ये एक प्रेसिपिटेट है, तो इसे सॉलिड लिखा तो भी चलेगा, या ऐसे डाउनवर्ड एरो किया तो भी चलेगा, डाउनवर्ड एरो ही करो। प्लस, प्लस पोटेशियम क्लोराइड, KCl, राइट। ठीक है। अब चेक करो नंबर ऑफ एटम्स, बेरियम का एक है, यहाँ पर भी एक ही है, क्लोरीन दो है, क्लोरीन यहाँ पर एक ही दिख रहा है, तो क्लोरीन को दो करना पड़ेगा बाद में। चलो बैलेंस नहीं है तो बड़ा वाला कंपाउंड पोटेशियम सल्फेट दिख रहा है यहाँ पर, ओके। तो पोटेशियम साथ पोटेशियम के साथ बैलेंस करना होगा, मतलब पहले मेटल ले लो, फिर बाद में नॉन मेटल्स ले लो, फिर बाद में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ले लो, ठीक है। सो पोटेशियम दो है तो यहाँ पर हम दो करेंगे, पोटेशियम टू। अब क्लोरीन के दो ऑलरेडी हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब एक बार चेक करो, बेरियम एक, क्लोरीन दो है, पोटेशियम दो है, सल्फेट एक है, ऑक्सीजन, चलो बैलेंस हो गए। सिर्फ दो लिखने से यहाँ पर ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। समझ में आया, ठीक है। सो लाइक दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, बैलेंसिंग ऐसा कर सकते हो। अगर आपको वहां पर कहा है कि स्टेप वाइज बैलेंसिंग करो, तो वहां पर आपको स्टेप्स बना के बैलेंसिंग करना होगा, टेबल बना के बैलेंसिंग करना होगा, जैसे हमने बैलेंसिंग जब हमने पढ़ा था। रुको मैं आपको दिखाता हूँ, शो यू कि स्टेप वाइज कैसे बैलेंस करते हैं। आपको टेबल बनाना पड़ेगा हर बार, आपको ना यहाँ पर एक टेबल बनाना पड़ेगा। यस, ठीक है। सो लाइकवाइज यू कैन शो मेक अ टेबल, और यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख के उसके नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में लिख के आप स्टेप वाइज उसे बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। ठीक, नाउ वी विल टेक नेक्स्ट। यहाँ पर हमें स्टेटमेंट में करना है, उसके पहले काम करो, जो भी हमारा पहला हुआ था वो अच्छे से क्वेश्चन एंड आंसर पॉज करके लिख लो, ओके। ठीक है, नाउ वी विल टेक लाइक दैट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो क्या है कि स्टेटमेंट फॉर्म दिया है, तो हमें स्टेटमेंट पढ़ के अंडरस्टैंड करके फिर एक केमिकल इक्वेशन बना के उसे बैलेंस करना होगा। तो थोड़ा सा काम ज्यादा है, मतलब सिंपल है, इसका मतलब ये नहीं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। चलो, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन है नाइट्रोजन के साथ, फिर बाद में अमोनिया बन जाता है, ओके। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये दोनों गैसीय स्टेट में होंगे, फिर बाद में जो अमोनिया बनेगा वो भी यहाँ पर गैसीय स्टेट में ही होगा। तो यहाँ पर आपको सिंपल फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। सो हाइड्रोजन गैस, लेट्स से N2 पहले, नाइट्रोजन गैस है, इट रिएक्ट्स विथ, इट कंबाइंस विथ हाइड्रोजन गैस। गैसियस स्टेट में जो भी गैसेस के मोलेक्युल्स होते हैं वो हमेशा मोलेकुलर फॉर्म में होते हैं, मतलब दो एटम में होते हैं, ओके। सिर्फ इनर्ट गैस को छोड़ के। और यहाँ पर क्या बनेगा, अमोनिया मतलब NH3, वो भी यहाँ पर गैस स्टेट में आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखो चलो बैलेंसिंग में देखो, नाइट्रोजन एक है, यहाँ पर दो है, तो सिंपल यहाँ पर आपको दो नाइट्रोजन करना पड़ेगा। नाइट्रोजन के दो एटम्स हो गए, तो हाइड्रोजन के कितने हो गए यहाँ पर, हाइड्रोजन के 3 to the 6, तो यहाँ पर आपको 3 लिखना होगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर कलर चेंज करके देता हूँ। देखो नाइट्रोजन के दो एटम्स है, तो नाइट्रोजन के दो एटम्स कर लो। फिर पहले नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बहुत लास्ट में आपको बैलेंस करना होता है, ठीक है। पहले देखो याद रखो, मेटल्स फिर नॉन मेटल्स फिर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन, ऐसे बैलेंसिंग का सीक्वेंस याद रखो। पहले सबसे बड़ा वाला कंपाउंड लेके उससे याद बैलेंसिंग करना शुरू करना है आपको। 3 to the 6, तो यहाँ पर भी 6 करना है, तो मतलब 3 लिखना होगा, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गया। चलो नेक्स्ट है हमारे पास, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, H2S गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। चलो रिएक्शन को समझते हैं, ये क्या रिएक्शन है हमारी, ओके। जहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फाइड जो भी गैस है, H2S गैस है, उसकी रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ, और हमें पानी और कुछ सल्फर डाइऑक्साइड के मोलेक्युल्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, वो बर्न हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, एंड विच फॉर्म्स ब्लू फ्लेम। यहाँ पर आपको एक ब्लूइश फ्लेम दिखती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम की जो भी रिएक्शन है वहां पर आपको ग्लेजिंग व्हाइट फ्लेम दिखती थी, थोड़ी सी ब्राइट और बहुत व्हाइट फ्लेम दिखती थी, ठीक है। यहाँ पर जो भी सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा वो थोड़ा सा लाइक पंजेंट स्मेल होता है उसका, स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, तो थोड़ा सा इरिटेट करने लगेगा आपके नोज को, नोज थ्रोट एंड लंग्स को, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इसके साइड इफेक्ट्स भी है, सो लाइक यू नीड टू टेक सम प्रिकॉशंस इफ सपोज यू आर डूइंग दैट रिएक्शन, ठीक है, इन लेबोरेटरी। तो रिएक्शन आई होप आपको समझ में आई होगी, ये बर्न हो जाता है H2S गैस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच फॉर्म्स द ब्लू फ्लेम।
चलो ना वी विल राइट द रिएक्शन। क्या लिखना है आपको, रिएक्शन कैसे लिखनी है ये? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S प्लस O2, इट विल गिव यू वाटर प्लस SO2। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ये गैस है। ओके देन इट रिएक्ट्स विथ, इट बर्न्स इन एयर, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी इसकी। देन इट विल फॉर्म H2O और SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, प्लस वाटर प्लस H2O। ऑलराइट, ठीक है चलो, लेट्स बैलेंस द रिएक्शन। हाइड्रोजन H2 है तो यहाँ पर भी दो है, सल्फर एक है, यहाँ पर एक है, ऑक्सीजन यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है, तो ऑलरेडी ये शायद बैलेंस ही लग रही है रिएक्शन। ओके, एक बार फिर से चेक करेंगे। हाइड्रोजन दो है, यहाँ पर हाइड्रोजन दो है, सल्फर एक है, यहाँ पर भी सल्फर एक है, ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन दो है। चलो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, सो नो नीड टू राइट एनीथिंग ओवर देयर। ऑक्सीजन का एक बार चेक कर लेते हैं, ऑक्सीजन तीन है। ऑक्सीजन यहाँ पर दो है, ये दो और एक, तो ऑक्सीजन तीन है, तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, याद रखो। देखो हाइड्रोजन दो है, राइट। देन सल्फर एक है, यहाँ पर सल्फर एक है, बट ऑक्सीजन दो और यहाँ पर तीन है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ओके, तो बैलेंसिंग कर लो, इस वजह से मैंने दो तीन बार चेक किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ी है, क्योंकि इस वाले रिएक्शन में बैलेंसिंग करना होता है। ऑलराइट सो जब शुरू करेंगे, सबसे बड़ा वाला कंपाउंड यहाँ पर वाटर और H2S दिख रहा है, तो कौन सा भी शुरू कर दो, H2S से शुरू करते हैं यहाँ पर। दो हाइड्रोजन, ये तो बैलेंस है ऑलरेडी, ठीक है, वाटर से शुरू करते हैं फिर। हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन तीन है, तो ऑक्सीजन को हमें तीन बनाना पड़ेगा यहाँ पर, तो तीन तो नहीं बन सकते अगर हमने यहाँ पर दो लिखा, राइट, सो फोर हो जाएंगे। और यहाँ पर दो लिखा तो भी चार ऑक्सीजन हमारे पास हो जाएंगे। चलो ठीक है, अगर हमने यहाँ पर दो लिखा तो ऑक्सीजन चार हो गए यहाँ पर, और यहाँ पर तीन है, तो यहाँ पर अगर हमने दो लिखा तो चार ऑक्सीजन हो जाएंगे, ठीक है। अगर ऑक्सीजन चार है तो हाइड्रोजन यहाँ पर चार बन गए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन सिंपल दो ही है, तो यहाँ पर भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, दो। ठीक है, हाइड्रोजन चार हो गए, सल्फर कितने हो गए देखो, दो। और यहाँ पर कितने हैं सल्फर, यहाँ पर सल्फर एक ही है, तो अगर हमने यहाँ पर दो लिखा, ठीक है, अगर हमने यहाँ पर दो लिखा, अब ऑक्सीजन फिर से बदल गए, ऑक्सीजन कितने हो गए देखो, टू टू जा फोर, प्लस ये दो, छह ऑक्सीजन हो गए, छह। अब ऑक्सीजन देखो छह, तो एक काम करते यहाँ पर चेंज करते। हाँ, ये हीट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करना है, तो थ्री ऑक्सीजन लिखेंगे। अब देखो ऑक्सीजन छह हो गए क्या, थ्री टू जा सिक्स, ये फोर प्लस टू सिक्स। चलो एक बार चेक करते हैं अब हम। हाइड्रोजन चार, यहाँ पर हाइड्रोजन चार, सल्फर दो, ऑक्सीजन थ्री टू द सिक्स, यहाँ पर टू टू द फोर प्लस टू सिक्स। चलो अब बैलेंस हो गया, टू H2S प्लस थ्री O2 गिव्स यू टू H2O प्लस टू SO2। ठीक है, ओके नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड BaCl2 रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट, ये एक्वेस सॉल्यूशन है, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या गड़बड़ी है सब, बेरियम क्लोराइड प्लस क्या है हमारा, एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स यू एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट यहाँ पर मिल रहा है। ओके, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2O4 थ्राइस। ओके, विच गिव्स यू एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट, ये भी एक्वियस सॉल्यूशन है यहाँ पर। तो चलो प्रेसिपिटेट को आगे लिखेंगे, कौन सा है, बेरियम सल्फेट BaSO4, ये एक सॉलिड आपको मिलेगा, प्लस प्लस क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। चलो ये वाली रिएक्शन हमने पहले भी देखी है शायद। ऑलराइट नाउ लेट्स बैलेंस द रिएक्शन, ऑब्वियसली ये बड़ी वाली है तो एक बार चेक करते हैं। बड़ा वाला कंपाउंड एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के दो है, तो यहाँ पर एक ही है, प्रोडक्ट में एक ही है, तो इसका मतलब ये अनबैलेंस नहीं है, अनबैलेंस रिएक्शन है, तो बैलेंस करेंगे, एल्यूमिनियम को दो करेंगे यहाँ पर। ओके, अब क्लोरीन के कितने हो गए देखो, थ्री टू द सिक्स, क्लोरीन यहाँ पर दो ही है, तो यहाँ पर तीन करेंगे। ओके,
देन अब बेरियम के तीन है तो यहाँ पर बेरियम एक ही है, तो बेरियम को यहाँ पर तीन लिखेंगे। ओके। अब सल्फर के कितने देखो, तीन है, यहाँ पर तीन है ऑलरेडी। ऑक्सीजन के फोर्थ इज 12 है, यहाँ पर फोर्थ इज 12 है ऑलरेडी। चलो ठीक है, बैलेंस हो गई शायद। ओके, चेक करो, बेरियम के तीन एटम, बेरियम के तीन एटम, क्लोरीन के 3 to the 6 एटम, क्लोरीन के 3 to the 6 एटम, एल्यूमिनियम के दो एटम, यहाँ पर एल्यूमिनियम के दो एटम। देन सल्फर का तीन, यहाँ पर भी सल्फर का तीन। ऑक्सीजन के फोर्थ इज 12 और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 12। चलो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। ओके, नाउ विल टेक द लास्ट रिएक्शन और हियर। ठीक है, अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी एक विगरस रिएक्शन है जहां पर पोटेशियम क्विकली रिएक्ट होता है वाटर के साथ, और वहां पर बहुत सारे अमाउंट में हीट भी रिलीज हो जाती है। ठीक है, जो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है वहां पर वो बर्न भी होता है। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी एक्सप्लोजिव रिएक्शन है। चलो, सो पोटेशियम, ये रिएक्शन पहले समझते हैं क्या है। ओके, पोटेशियम वाटर के साथ जब भी रिएक्शन करेगा तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जहां पर बहुत सारी अमाउंट में हीट बाहर निकलती है। जो भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा वो इग्नाइट भी हो जाता है। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पर एक अल्कली आपको देखने को मिलेगी, दैट इज व्हाट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ठीक है, चलो लेट्स राइट दैट रिएक्शन। पोटेशियम, थोड़ा सा इंटरनेट में इशू आ रहा है, जस्ट 1 मिनट। हाँ, पोटेशियम मेटल सॉलिड होगा प्लस वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में है। ओके, it will form potassium hydroxide KOH एंड प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ओके, चलो लेट्स बैलेंस द रिएक्शन। पोटेशियम कितने है, एक है, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, हाइड्रोजन तीन है, 2 + 1 3 है ऑन द प्रोडक्ट साइड। सो इसका मतलब यहाँ पर हम एक काम करेंगे, अगर हमने दो लिखा तो ये हाइड्रोजन चार हो जाएंगे, और यहाँ पर दो लिखा तो भी हाइड्रोजन चार हो जाएंगे। राइट, ठीक है, तो ये 2 + 2 4 हो गए। ओके, पोटेशियम दो है तो यहाँ पर पोटेशियम को भी दो करना पड़ेगा। सो 2K + 2H2O + 2KOH + H2। चलो अब ये बैलेंस हो गए। सो दैट्स हाउ वी कैन लाइक राइट दीज इक्वेशंस। तो ऐसे हम इक्वेशन लिख सकते, स्टेट भी लिखो एंड बैलेंसिंग के नंबर भी लिखो। ठीक है, और आप सब लोग अच्छे से ध्यान दो, आप सब लोग। हाँ, ठीक, तुम व्यवस्थित लिया। नाउ बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। तो ये तो बहुत सिंपल है, ऑलरेडी केमिकल इक्वेशन लिखा है, आपको सिंपल बैलेंस करना है। अगर वहां पर स्टेप वाइज करना है, बहुत ज्यादा मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, तो स्टेप वाइज भी बैलेंस कर सकते हो। ओके, क्या क्या है, HNO3, नाइट्रिक एसिड, ये दिक्कत ला रहा है बहुत, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स यू कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। ओके, चलो ये यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। HNO3, नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, देन यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। ठीक है, तो स्टेट नहीं लिखा तो भी चलेगा, सिंपल आप इक्वेशन लिखो क्वेश्चन में जो है, और बैलेंसिंग करना शुरू कर दो। देखो, हाइड्रोजन यहाँ पर ऑलरेडी दो है, यहाँ पर एक ही है, सॉरी दो तीन है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। तो सबसे बड़ा वाला कंपाउंड कैल्शियम नाइट्रेट दिख रहा है, यहाँ पर कैल्शियम से शुरुआत कर दो, मेटल से। तो कैल्शियम के कितने हैं? यहाँ पर एक ही है, तो कैल्शियम का कोई मतलब नहीं। ऑक्सीजन दो है यहाँ पर, और ये तीन पांच है यहाँ पर। यहाँ पर कितने हैं? 3 to the 6 और 7 है। ओके, चलो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर? हाइड्रोजन दो प्लस एक तीन है, यहाँ पर कितना है? दो है। चलो, तो इसका मतलब एक काम करते हैं, यहाँ पर एक तो हम अगर दो लिखा तो चार हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर दो लिखा तो भी चार हाइड्रोजन हो जाएंगे। चलो, नो इश्यू, तो हाइड्रोजन को चार कर दिया हमने। अब चेक करो, ऑक्सीजन कितने हो गए? दो, +3 to the 6 +2 8 हो गए। ओके, और यहाँ पर 3 to the 6 +2 8 हो गए। चलो, ऑक्सीजन भी 8 हो गए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का हो गया। देन कैल्शियम दो है। ओके, नाइट्रोजन चेक करो, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। चलो, शायद ये सब बैलेंस हो गया है, दो दो लिखने से हुआ है। हाइड्रोजन 2 + 2 4,
यहाँ पर 2 टू ज़ा 4 हो गया। नाइट्रोजन 1, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 हो गया। ऑक्सीजन 3 टू ज़ा 6 प्लस ये 2, तो 8 हो गए। यहाँ पर 3 टू ज़ा 6 प्लस ये 2, 8 हो गए। और अब कौन बचा? कोई नहीं बचा, कैल्शियम बचा। ठीक है, कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है। चलो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट, NaOH प्लस H2SO4, Na2SO4 प्लस H2O। ओके, अब चेक करो, यहाँ पर सोडियम 2 है ऑलरेडी, तो इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है, तो सोडियम के साथ ही चले जाओ, सोडियम 2 कर दो। अब मैं क्विकली यहाँ पर लिख रहा हूँ, सोडियम 2 हो गए। अब सोडियम 2, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने? 2 प्लस 4, 6। यहाँ पर 4 प्लस 1 ही है, तो यहाँ पर 2 लिखा, तो भी ये 2 हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अब चेक करो, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2 प्लस 4, 6। यहाँ पर 4 प्लस 2 6। हाइड्रोजन 2 प्लस 2 4, यहाँ पर 2 प्लस 2 4 हो गए शायद। सल्फर एक है, सल्फर एक है। चलो, 2 और 2 यहाँ पर लिखने से ये बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट, NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस EgNO3, EgCl प्लस NaNO3। ओके, चेक करो, सोडियम का एक ही है, यहाँ पर भी एक ही है। क्लोरीन का यहाँ पर एक है, यहाँ पर AgCl एक ही है। ठीक है। नेक्स्ट, Ag यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। नाइट्रोजन एक है, यहाँ पर एक है। ऑक्सीजन 3 है, तो ये तो बैलेंस ही है, ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, तो इसे बैलेंस करने की कुछ जरूरत नहीं है। सोडियम एक, सोडियम एक, क्लोरीन एक, क्लोरीन एक, सिल्वर एक, सिल्वर एक, नाइट्रोजन एक, नाइट्रोजन एक, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3। चलो ये ऑलरेडी बैलेंस है। नेक्स्ट, BaCl2 प्लस H2SO4, BaSO4 प्लस HCl। ऑलराइट, ठीक है। बेरियम का एक है, यहाँ पर भी एक ही है। क्लोरीन 2 है, यहाँ पर एक है। चलो बैलेंस नहीं है, तो बड़ा वाला कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड भी है, BaSO4 है। चलो पहले मेटल से शुरू करते हैं। बेरियम तो बैलेंस है। देन हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 एटम्स है, यहाँ पर एक है, तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स करेंगे। क्लोरीन का देख लिया तो भी चलेगा, क्लोरीन के 2 है, क्लोरीन के 2 हो जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के भी 2 हो गए। अब चेक करो, बेरियम एक है, बेरियम एक है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर एक है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है। बैलेंस हो गई रिएक्शन। ठीक है। सो इस तरीके से आपको रिएक्शन स्टेप वाइज भी बैलेंस करना आना चाहिए, मतलब स्टेप वाइज आपको लिखना है। अगर वो ज्यादा मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, एक एक दो दो मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, तो नो नो नीड टू राइट द स्टेप्स। जो भी बॉक्स है वो लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर वहां पर आपको स्टेप वाइज लिखना है, ज्यादा मार्क्स के लिए क्वेश्चन है बैलेंसिंग का, तो आपको स्टेप वाइज अच्छे से लिखना। ठीक है। सो लाइक वाइज यू नीड टू बैलेंस द इक्वेशन। ओके। अब हम शायद इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं है, सब PYQs है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद PYQ के क्वेश्चन लिखेंगे। तब तक या पॉज करके अच्छे से बाकी क्वेश्चंस अच्छे से लिखो। ठीक है।